Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video, and in this video we are going to do the one shot of MySQL chapter for class 12 computer science with Python. So let us start and revise the basic concepts of this chapter. So in this chapter we are going to learn about some basic things. First of all, some topics which are given here, that are database, relational data model, advantages of the database, primary and candidate key, alternate key and foreign key, and then referential integrity. Let us understand these concepts first. So students, when we talk about the term database, so what is a database? Database का मतलब होता है collection of data, यानी कि डेटा का कलेक्शन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जब डेटा को कलेक्ट कर लिया जाता है, दैट इज नोन एज डेटाबेस. एंड वो स्ट्रक्चर्ड मैनर कौन सा होता है? इट इज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ वन टेबल और द मल्टीपल टेबल. एक टेबल या एक से ज्यादा टेबल के बीच में जो डेटा है वो डाल दिया जाता है और ये टेबल्स आपस में क्या कर दी जाती है? लिंक कर दी जाती है. दैट इज नोन एज डेटाबेस. अब ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है इसको हमें स्टोर भी करना पड़ता है. तो इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? डेटा में चेंजेस परफॉर्म करते हैं. दैट इज ऑपरेशन, जैसे कि डेटा को ऐड करना, डेटा की डिलीशन करना या डेटा को अपडेट करना. तो बेसिकली डीबीएमएस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस की एब्रिविएशन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? कोई भी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, कंप्यूटर में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डेटा पे, लाइक डेटा को ऐड करना, डिलीट करना या उसमें चेंजेस करना, दैट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. मान लीजिए मेरे पास एक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, तो उसमें रोल नंबर वाइज अगर मैं डेटा को एंटर करूं तो हमें पता है अगर हम रोल नंबर को प्राइमरी की सेट कर दें, प्राइमरी की हमारे टेबल का वो कॉलम होता है जिसमें यूनिक वैल्यूज आती हैं, रिपीटेड वैल्यू नहीं आ सकती. तो अगर मैं रोल नंबर 2 का डेटा ऑलरेडी एंटर कर चुकी हूँ, देन आई ट्राई टू एंटर अगेन, इट विल शो मी एन एरर. तो डेटाबेस क्या करता है? डेटा के डुप्लीकेशन को रिड्यूस कर देता है. देन इट कंट्रोल्स द डेटा इनकंसिस्टेंसी. डेटा इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल करता है. इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए सेम डेटा एक जगह पे अपडेटेड है और एक जगह पे अपडेटेड नहीं है, तो उस चीज को ये ठीक करता है. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है एंड ही और शी इज स्टडिंग इन द कॉलेज एंड ही रिसाइड्स इन द हॉस्टल. तो हॉस्टल वाले जो डिटेल्स हैं वहाँ पे एड्रेस इज नॉट अपडेटेड, बट कॉलेज वाले रिकॉर्ड्स में एड्रेस अपडेटेड है. तो कभी भी कोई भी कुरियर वगैरह कोई या कोई मैसेज भेजना होगा तो इस केस में उसके एड्रेस कौन सा लेना है इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, वो डेटा इनकंसिस्टेंसी कहलाएगी. लेकिन इस चीज को कंट्रोल करता है हमारा डेटाबेस. वो चेक कर लेता है कि सेम पर्सन का डेटा डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तो नहीं है, दैट शुड बी सेम. सो डेटाबेस की एडवांटेज ये है कि वो डेटा इनकंसिस्टेंसी को क्या करता है? कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा. डेटाबेस की हेल्प से हम डेटा को शेयर कर सकते हैं. इट कैन बी शेयर्ड विद मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम. ठीक है, आपके पास एक डेटा जो है वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे रहता है, एक लोकेशन पे रहता है. पासवर्ड की हेल्प से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं और एक ही प्लेस से आप बहुत सारे लोगों को उसे शेयर कर सकते हैं. एंड क्योंकि हमारा जो डेटा है वो सेंट्रलाइज डेटा है, डेटाबेस के अंदर सेंट्रलाइज डेटा है, तो इट इंश्योर्स द डेटा सिक्योरिटी. डेटा की सिक्योरिटी भी रहती है. ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह पे डेटा होगा तो उसे डिफरेंट पीपल एक्सेस करेंगे, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. लेकिन एक जगह पे डेटा होगा तो उस पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं पासवर्ड वगैरह की, तो वहाँ हमारा डेटा क्या रहेगा? सिक्योर रहेगा. दैट इज द एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनल डेटा मॉडल. नाउ जब हम डीबीएमएस की बात कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा हमारा सेव्ड रहता है स्ट्रक्चर्ड मैनर में. ठीक है, और रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है? जहां पे डेटा टेबल्स में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. एंड जो हमारे टेबल्स होते हैं उन्हें हम रिलेशंस भी बोलते हैं. द टेबल्स आर आल्सो नोन एज रिलेशंस. तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मतलब है रिलेशंस, मतलब कि टेबल्स जिसमें डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर रहता है. देन नेक्स्ट हमारा है, जैसे कि आपके सामने ये टेबल एम्प्लॉय है, तो इस टेबल को हम क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिलेशन. और इस टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट और सैलरी, ये 4 कॉलम्स हैं. और कॉलम्स को हम फील्ड्स भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं. ठीक है, और जो हमारे ये हैं दैट इज ईवान, राहुल, क्लर्क, 20,000, दिस फुल लाइन, दिस इज अ रो. ठीक है, अब इनको हम रो भी कहते हैं, रिकॉर्ड्स भी कहते हैं और टपल्स भी कहते हैं. कॉलम्स, फील्ड्स, एट्रीब्यूट सेम, रोज, रिकॉर्ड्स, टपल्स सेम. और टेबल किससे मिलकर बनी होती है? कॉलम से और रोज से. कॉलम्स होते हैं जो टॉप से बॉटम होते हैं और रोज होती हैं जो लेफ्ट से राइट होती हैं.
अब इस टेबल में हमारे पास एक कॉलम ऐसा है जिसके अंदर सारी यूनिक वैल्यूज रहेंगी, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है, तो इसमें क्या है E1 E2 E3 E4, एम्प्लॉय आईडी सबके लिए यूनिक रहेगी, नेम सेम हो सकता है, पोस्ट सेम हो सकती है, सैलरी सेम हो सकती है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी एक ऐसा कॉलम है जिसमें किसी भी दो एम्प्लॉयज की आईडी सेम नहीं हो सकती। सो उस पर्टिकुलर कॉलम को हम क्या सेट कर देते हैं, प्राइमरी की। और डोमेन क्या होती है, पूल ऑफ वैल्यूज, जैसे 5000 और 1 लाख है, हमने ये वैल्यू सैलरी में डाल दी, तो डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करके टेबल में डाला जाता है, पूल ऑफ वैल्यूज, उन्हें हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर रहे हैं। डोमेन, ये डोमेन है जिसमें आपकी वैल्यू है 5000 और 1 लाख, इसमें राहुल, मैनेजर, ये वैल्यूज भी हो सकती हैं, तो राहुल को हम ई नेम में डालेंगे, मैनेजर को हम पोस्ट में डालेंगे। तो डोमेन क्या है, पूल ऑफ वैल्यूज जिसमें से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके हम टेबल में पुट करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है टपल। टपल क्या होता है, कोई भी हमारे टेबल की जो रो है, जैसे कि E1 राहुल क्लर्क 20,000, E3 मुकेश क्लर्क 20,000, ये क्या है, इट इज अ टपल और रो और रिकॉर्ड। इसी तरह से हमारे पास होता है कॉलम। जो कॉलम है ना हमारे, वो हेडिंग्स होती हैं हमारे टेबल की, एम्प्लॉय आईडी, ई नेम, पोस्ट और सैलरी, इसे हम कॉलम भी कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। देन हमारे पास डिग्री। डिग्री क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल, हमारे टेबल में टोटल कितने कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, पोस्ट है और सैलरी है, तो हमारे टेबल की डिग्री क्या है, दैट इज 4, द डिग्री ऑफ द टेबल इज 4। और इसी की तरह टोटल नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो हमारी क्या होती है, दैट आर नोन एज कार्डिनलिटी। तो यहाँ देखो कितनी रोज है 1 2 3 4, तो दैट इज अ कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। ठीक है, कार्डिनलिटी। अब नेक्स्ट हमारी टर्म है स्टूडेंट्स प्राइमरी की। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, प्राइमरी की हमारे टेबल का वो कॉलम है जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज यूनिक रहेंगी, यानी कि डुप्लीकेटेड वैल्यूज नहीं होंगी, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू नल नहीं होगी, यानी कि ब्लैंक नहीं होगी, एंड वो हमारे टेबल में सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से हम नेम, पोस्ट और सैलरी डिफरेंट एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जैसे मान लो E1 एम्प्लॉय का जो नेम है वो राहुल है, पोस्ट क्लर्क है और 20,000 है सैलरी। तो मान लो मेरे पास E2 एम्प्लॉय है, सपोज इसका भी नेम राहुल है, तो मुझे कैसे पता लगेगा, अगर मैं राहुल को सेलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा कि डेटा कौन से राहुल का सेलेक्ट करना है। इसके लिए एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास, तो हम कहेंगे जिसकी एम्प्लॉय आईडी E1 है। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या है, हमारे टेबल का वन और मोर एट्रीब्यूट, ऐसा एक से ज्यादा या एक कॉलम जिसके अंदर सारी वैल्यूज यूनिक है। ठीक है।
Now next we have is, now we have is MySQL. So MySQL या MySQL क्या है? It is a freely available open source relational database management system जो SQL लैंग्वेज का यूज करता है. SQL stands for Structured Query Language. तो अभी हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें एग्जांपल है आपका MySQL, जो कि SQL लैंग्वेज का यूज करता है एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि यू डू नॉट हैव टू पे फॉर दिस वन एंड इसका सोर्स कोड जो होता है दैट इज फ्रीली अवेलेबल. एंड अगर आपको डाउनलोड करना है, इट कैन बी फ्रीली डाउनलोडेड फ्रॉम दिस साइट www.mysql.org. ठीक है. अब MySQL डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कैसे स्टोर होती है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग दैट इज SQL. अभी हमने क्या पढ़ा कि MySQL जो यूज करता है लैंग्वेज दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सो SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो अगर हमें MySQL में डेटाबेस में कोई भी डेटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ इट इज अ सेट ऑफ कमांड्स. अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है? इट इज अ सेट ऑफ कमांड्स. इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो RDBMS क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है. देन नेक्स्ट हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन SQL एंड MySQL. ठीक है. तो SQL क्या है? हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो RDBMS पे हम यूज करते हैं. और MySQL क्या है? एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या सिस्टम है जो SQL का यूज करता है. SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के ऊपर रहती है और MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है. SQL की हेल्प से आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डेटा पे, लाइक डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना और अपडेट करना. एंड MySQL की हेल्प से आप डेटा को डेटाबेस में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन MySQL एंड SQL. Now we are having the 4 types of commands of SQL. The first one is DDL. DDL stands for Data Definition Language. Data Definition Language. DDL कमांड क्या करती है? ये हमारे टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना या फिर टेबल में ऑल्टरेशन करना. ऑल्टरेशन का मतलब है या तो टेबल में कॉलम ऐड करना या टेबल में से कॉलम को डिलीट करना. तो मतलब कि ये जो टेबल है इसके आउटर लेवल पे जो काम कर रहे हैं, अंदर नहीं आउटर लेवल पे, यानी कि इस टेबल को क्रिएट करना या इस पूरे टेबल को डिलीट करना या फिर इसमें कॉलम ऐड करना या कॉलम को डिलीट करना. देन हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हैं क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट. आप SQL कमांड्स को ऐसे याद रखेंगे कैड, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, कैड कमांड्स. देन आपके पास नेक्स्ट आता है सेकेंड टाइप ऑफ कमांड विच इज DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि हम डेटा के अंदर चेंजेस कर सकते हैं. दैट इज नोन एज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अब इसकी जो कमांड्स होती हैं वो किस चीज में हेल्प करती हैं? डेटा टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो या उसमें चेंजेस करने हो या डेटा को टेबल की फॉर्म में शो कराना हो. फॉर दैट पर्पस वी मेक यूज ऑफ DML. अब इसके अंदर आपकी कौन कौन सी कमांड आती हैं? इंसर्ट, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट, डेटा को डिलीट करने के लिए, अपडेट, टेबल में डेटा में चेंजेस करने के लिए और सेलेक्ट, डेटा को शो करने के लिए. तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं C2, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट. DDL वाली हमारी कौन सी हो गई? ये हमारी हो गई कैड कमांड, दैट इज क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप. और DML वाली हमारी कौन सी हो गई? C2, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट. ठीक है. थर्ड टाइप ऑफ हमारी जो कमांड है दैट इज DCL, दैट फुल फॉर्म इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि डेटा के ऊपर कोई भी हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी हो या उस रिस्ट्रिक्शन को वापस लेना हो, यानी कि अथॉरिटी किसी को देनी हो या वापस लेनी हो, उस केस में हमारे लिए ये कमांड्स होती हैं टू ग्रांट एंड टेक बैक द अथॉरिटी फ्रॉम एनी डेटाबेस यूजर. इसके लिए हमारे पास कौन कौन सा होता है? ग्रांट एंड रिवोक. ग्रांट मतलब हमें किसी को परमिशन देनी है एक्सेस करने के लिए डेटाबेस को, और रिवोक मतलब वो परमिशन हमें वापस लेनी है. देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ SQL कमांड है TCL, दैट स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है कि जो भी हमने SQL कमांड लिखी है, ठीक है, उसके ऊपर उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए जिन कमांड्स का हम यूज करते हैं, यानी कि जो उनको अगर मान लो मुझे परमानेंटली सेव करना है जो डेटा है, तो उसके लिए मेरे पास जो कमांड है दैट इज अ कमिट कमांड. और रोल बैक कमांड है कि जो डेटा मैंने अभी सेव नहीं किया है उसको हम अंडू कर सकते हैं. ठीक है. तो ये दो हमारी कमिट और रोल बैक TCL कमांड के अंदर आती है. ठीक है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. और मेनली जो हम करिकुलम के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं कमांड, दैट आर माई DDL कमांड्स एंड माई DML कमांड्स. ठीक है. अब MySQL के अंदर डेटा टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है, जैसे न्यूमेरिकल डेटा है और स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है, तो उसके लिए डेटा टाइप भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि कैर है, वैरकर है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, अल्फाबेटिकल डेटा को स्टोर करने के लिए, टाइनी टेक्स्ट है. ठीक है. इस तरह से हमारे पास टाइनी इंट है, स्मॉल इंट है, मीडियम इंट है, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए. डेसिमल टाइप ऑफ डेटा के लिए हमारे पास फ्लोट है, डबल है, डेसिमल है. ठीक है. डेट टाइप ऑफ डेटा के लिए हमारे पास डेट है, और MySQL में हमारी डेट इस तरह से स्टोर होती है 4 डिजिट्स ऑफ ईयर,
देन 2 डिजिट्स ऑफ मंथ एंड देन 2 डिजिट्स ऑफ डेट, ईयर मंथ डेट। ठीक है, डेट टाइम में दोनों आ जाते हैं हमारे, डेट भी आ जाती है एज वेल एज टाइम भी आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से टाइम है जिसमें हमारा टाइम आता है, तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स रहते हैं। इसके बाद डिफरेंस आता है हमारा कैर और वैरकैर में। कैर और वैरकैर दोनों हमारे स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा के लिए हैं। कैर का मतलब होता है कैरेक्टर और वैरकैर जो होता है वो होता है वेरिएबल कैरेक्टर जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो कैर स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर और ये होता है फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग के लिए। जैसे मान लो अगर मैंने लिया कैर और मैंने ले लिया नेम और मैंने इसको साइज दे दिया 10, इसका मतलब है मैं 10 कैरेक्टर्स तक का किसी का नेम इसमें स्टोर कर सकती हूँ, उससे कम का भी कर सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा का नहीं कर सकते। और मान लो मैंने रवि जो है नेम के अंदर स्टोर कर दिया तो इसमें तो 4 ही कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, तो बाकी का जो 6 कैरेक्टर का स्पेस है वो कहाँ जाएगा, वो ये फिक्स अपने पास ही करके रखेगा चाहे वो यूज हो चाहे ना हो। तो इस केस में मेमोरी का जो स्पेस है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि आपके स्ट्रिंग की लेंथ अगर फिक्स लेंथ से कम है तो एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस इसके साथ रहते हैं और वो स्पेस आपका वेस्ट हो जाता है। मैंने यहाँ साइज दिया 10 का लेकिन यूज हो रहा है 4 का, बाकी के 6 स्पेस कहाँ गए, वो मेमोरी में वेस्ट हो गए। तो इसको हमने तब यूज करना है जब हमें पता हो कि जो हमारा जो डेटा है वैल्यू है वो हमारी सेम लेंथ की है। ठीक है, और वैरकैर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कैरेक्टर, यानी कि जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। इट स्पेसिफाइज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। कैसे, अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कम है तो जैसे कि यहाँ पे 10 मैंने साइज लिया लेकिन जो नेम दिया वो रवि 4 कैरेक्टर्स का है, 4 उसकी लेंथ है, तो बाकी का जो 6 कैरेक्टर का स्पेस है वो किसी और को दे देगा, वो मेमोरी को वो फ्री कर देगा। सो नो स्पेस इज वेस्टेड एंड इट विल स्टोर एज इट इज विदाउट पैडेड विद द एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस। वो ब्लैंक स्पेसेस नहीं लेके रखेगा, सिर्फ 4 कैरेक्टर्स का जो स्पेस है वो अपने पास रख लेगा। ठीक है, सो हमें वैरकैर डेटा टाइप तब यूज करना है जब हमें पता हो कि हमारी उस वैल्यू में आगे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें तब यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, so that is the difference between the char and the varchar. Understood this thing? Okay, so now we are going to discuss the SQL commands, and the commands which we are going to discuss are from the starting, that is show databases, create database, use database, show tables and create table. सबसे पहले हमारे पास जो कमांड है स्टूडेंट दैट इज शो डेटाबेसेस। अब जब आप MySQL ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर तो अगर आपको देखना हो कि आपके पास टोटल कितने डेटाबेसेस प्रेजेंट हैं, यानी कि नेम ऑफ द डेटाबेसेस इफ यू वांट टू सी, देन योर कमांड इज शो डेटाबेसेस। इट शोज यू द लिस्ट ऑफ ऑल द डेटाबेसेस प्रेजेंट। तो आपको सिंपली ये लिखना है शो डेटाबेसेस एंड देन यू हैव टू पुट अ सेमीकोलन। अब इसी में आपको अगर देखना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, MySQL को जाएंगे और यहाँ पे हमने लिखा शो डेटाबेसेस एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सामने इतने सारे डेटाबेसेस बने, A1, A2, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, कृष्णा हॉस्पिटल, ये सारे क्या हैं आपके डेटाबेस के नाम हैं। और डेटाबेस में क्या बनती हैं, टेबल्स बनती हैं। एक डेटाबेस में कितनी भी टेबल हो सकती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कमांड है, हमने अब देख लिया कि डेटाबेसेस हमारे पास कौन कौन से हैं। अब हमें इसमें से एक डेटाबेस चूज करना है जिसको हम यूज करेंगे। तो उसके लिए एक कमांड होती है यूज डेटाबेस की, और अगर आपको डेटाबेस कोई नया क्रिएट करना है तो वी हैव द कमांड एज क्रिएट डेटाबेस। इसके हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम। सिंपली अगर मान लो मुझे यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस, सपोज मैंने लिख दिया S1, बट S1 नाम से ऑलरेडी है तो S2 लिख दिया। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो आपका MySQL है इसमें जो आप लिख रहे हैं जो कमांड्स हैं दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव नहीं है, जैसे पाइथन में होता है। सेम चीज़ अगर आप कैपिटल में लिखो और सेम चीज़ अगर आप स्मॉल में लिखो तो वो दोनों अलग अलग मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने S2 सपोज मैंने लिखा इन द कैपिटल और इन द स्मॉल लेटर्स, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सी। तो मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस S2। अब आप यहाँ से कमांड अगर दोगे शो डेटाबेसेस तो आपके पास S2 नाम का डेटाबेस भी आपको शो करेगा। ठीक है, शो डेटाबेसेस, तो यहाँ पे देखो S2 नाम का जो डेटाबेस है वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो इस कमांड से हमने क्या किया, डेटाबेस को क्रिएट किया। नेक्स्ट कमांड हमारी है यूज डेटाबेस। अब आपने कोई डेटाबेस क्रिएट कर दिया या फिर आपके पास ऑलरेडी डेटाबेसेस की लिस्ट में और डेटाबेसेस प्रेजेंट हैं, आप उसमें से कोई ना कोई यूज करना चाहते हैं तो आप उसमें से क्या लिखेंगे, यूज डेटाबेस एंड देन पुट अ सेमीकोलन। तो इस केस में हमने क्या किया, सपोज मैंने S2 नाम का डेटाबेस बनाया और मैंने लिख दिया यूज S2, तो सिंपली आई हैव use the S2 database। ठीक है, तो दिस वे यू कैन यूज अ डेटाबेस। अब इसके अंदर आप टेबल क्रिएट भी कर सकते हैं और हो सकता है इस डेटाबेस के अंदर पहले से टेबल्स बनी हुई हो, लेकिन S2 हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया है, हम इसको यूज कर रहे हैं, तो अभी हमने इसके अंदर टेबल्स क्रिएट नहीं करी है, सिर्फ हम उसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शो टेबल्स। शो टेबल्स हमारी जो कमांड है वो हमें टेबल्स की लिस्ट शो करती है प्रेजेंट इन द डेटाबेस। तो मान लो मुझे S2 के अंदर शो टेबल्स देखनी है कौन कौन सी हैं, तो आई गिव द कमांड शो टेबल्स। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा शो टेबल्स, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे कोई भी टेबल बनाई नहीं है, तो व्हाट इट विल शो मी, इट विल शो मी द एम्प्टी सेट। ठीक है, इस तरह से हमने किया। अब आपने इसमें क्या करना है,
अब इसके बाद है DESC टेबल। अब इसमें तो टेबल है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कोई टेबल का स्ट्रक्चर चेकआउट करना है तो हम DESC कमांड लेंगे, लेकिन फिर उसके लिए हमें डेटाबेस को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई और डेटाबेस ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे A1 A2 के नाम से है, सपोज मैं लिख देती हूँ यूज A1, ठीक है, और चेक कर लेते हैं क्या इसमें कोई टेबल बना हुआ है। हमने यहाँ लिखा शो टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टेबल आ रहे हैं, EMP, एम्प्लॉय, जॉब, S1 S2 S2 टीचर, ठीक है। मान लो मुझे EMP टेबल का देखना है कि इसमें कितने कॉलम्स हैं और क्या क्या उनका स्ट्रक्चर है। तो मेरे पास क्या कमांड है, DESC EMP, ठीक है। ये टेबल मेरे पास बनी हुई है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इस टेबल के अंदर EID है, E नेम है, E सैलरी है और डेजिग्नेशन है। ये 4 फील्ड्स हैं इसमें, यानी कि 4 कॉलम्स हैं। इनके डेटा टाइप बता रखे हैं, इंट, कैर, फ्लोट और कैर, और नल वैल्यू इसमें आ सकती हैं। किसी को कोई प्राइमरी या कैंडिडेट की नहीं बनाया और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नल है। तो अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना हो तो आपने DESC लिखना है या डिस्क्राइब लिखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिस्क्राइब EMP, दैट इज एम्प्लॉय टेबल, तो उस केस में सेम आंसर आई विल गेट। ये टेबल और आपके सामने ये वाली टेबल आई है, दोनों सेम, ठीक है। तो दिस इज द कमांड टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। उसकी फील्ड्स चेक करनी हो, उनका डेटा टाइप चेक करना हो, कोई कंस्ट्रेंट लगाया या नहीं, वो सब। देन नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट टेबल। अब जो क्रिएट टेबल कमांड है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इसकी हेल्प से आप टेबल को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब क्रिएट करने के लिए आपको कैसे लिखना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट में कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, दूसरे कॉलम का नाम उसका डेटा टाइप, तीसरे कॉलम का नाम उसका डेटा टाइप, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है, ब्रैकेट बंद करके लास्ट में सेमीकोलन लगा देना है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये टेबल बना हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से अपनी S2 टेबल को यूज, डेटाबेस को यूज करूँ, डेटाबेस चेंज हो गया, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ शो टेबल्स, तो इस केस में मेरे पास जो है एक भी टेबल नहीं है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब मान लो मुझे इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करना है, तो मैंने कहा क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1, STU1 कर देते हैं, और इसके अंदर हमने क्या देना है, फील्ड का नेम देना है और डेटा टाइप देना है। तो सपोज मैंने इसमें फील्ड दे दी रोल नंबर इंट, ठीक है, और साथ में दे दिया नेम, नेम हमने दे दिया सपोज कैर टाइप का, क्लास इंट और सेक्शन कैर टाइप का, ठीक है। तो इस तरह से हमारी टेबल अब क्रिएट हो चुकी है। अब टेबल तो क्रिएट होगी, लेकिन अगर हमें इसके स्ट्रक्चर को देखना है तो अगेन विच कमांड वी आर गोइंग टू यूज, DESC टेबल का नाम, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको इसका स्ट्रक्चर चेकआउट करना है तो हम सिंपली लिखेंगे DESC और टेबल का नाम हमारा क्या है, दैट इज STU1, ठीक है ना। ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, इंट कैर, ठीक है। अभी हमने की वगैरह सेट नहीं किया है, प्राइमरी की सेट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, वो भी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, अब हमने टेबल तो क्रिएट कर दी, हम टेबल के अंदर कैसे वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक कॉलम में करना हो, नल वैल्यू इंसर्ट करनी हो, डेट इंसर्ट करनी हो, तो कैसे करेंगे, और टेबल में से डेटा को प्रेजेंट करना हो, यानी कि टेबल को शो करना हो विद द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट एंड ऑल कीवर्ड, वो हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले है, आपने टेबल तो क्रिएट कर दी, अब आपको इसके अंदर डेटा को इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट इनटू जो कमांड है वो टेबल के अंदर रोज को इंसर्ट करने का काम करती है। क्रिएट कमांड की हेल्प से हम फील्ड का नाम देते हैं, यानी कि कॉलम का नाम देते हैं, और इंसर्ट कमांड की हेल्प से हम क्या करते हैं, रोज एंटर कराते हैं, ठीक है। और कैसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जैसे टेबल का नाम है STU1, तो इंसर्ट इनटू STU1 वैल्यूज, और आप वैल्यू दे दो अपनी। लेकिन ऐसा ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपने 4 अगर कॉलम के नाम दिए तो 4 ही वैल्यूज होनी चाहिए और उसी ऑर्डर में होनी चाहिए, डेटा टाइप भी मैच करना चाहिए, ठीक है। द वैल्यू शुड बी एडेड इन द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ द नेम ऑफ द कॉलम्स। अब देखो इसको यहाँ पे समझते हैं। हमने यहाँ पे टेबल का नाम लिया स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, 4 फील्ड्स हैं हमारे पास। तो हमने यहाँ पे कहा क्रिएट नहीं सॉरी इंसर्ट कराना है, इंसर्ट इनटू STU1 वैल्यूज। सपोज मैंने दे दिया रोल नंबर मेरा 1 है, ठीक है, नेम मैंने दे दिया सपोज रिया है, और क्लास हमने दे दी 12th है, और सेक्शन हमने दे दिया सपोज A है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारे पास आ चुकी है 1, ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास ये कोट्स इस तरह से लग चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से दिया, ओके वी नीड टू क्लोज इट वंस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। अब आपको चेक करना है तो उसके लिए हमारी सेलेक्ट कमांड होती है, तो हम उसके लिए लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU1, इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ जो आपने एक रो एंटर करी थी ना, वो इस तरह से आ जाएगी,
सिलेक्ट कमांड जो होती है वो हम डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं टेबल। स्टार जो होता है उसका मतलब होता है आपको सारे कॉलम्स को डिस्प्ले कराना है, और फ्रॉम एक कीवर्ड है और उसके बाद आता है हमारे टेबल का नाम। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कैसे है, यहाँ पे इफ आई वांट टू इंसर्ट सम मोर डेटा, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट कमांड लगा दी और इसके अंदर हम वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। जैसे रोल नंबर 2 दे दिया और नेम दे दिया रोहन, और यहाँ से क्लास हमने कर दी 11 और सेक्शन हमने कर दिया सपोज बी। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करेंगे एक और रो इसमें इंसर्ट हो गई। तो अब आपने इसको डिस्प्ले कराना है, तो अगेन वी हैव टू यूज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो अब आप यहाँ पे देखो 4 हेडिंग्स है हमारे पास, कॉलम के नेम है, और 2 रोज हमारे पास इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने इसमें इंसर्शन करनी है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, अब है इंसर्टिंग द डेटा इनटू द स्पेसिफिक कॉलम्स। मान लीजिए मुझे सारे कॉलम्स में डेटा को इंसर्ट नहीं करना है, बट कुछ कुछ कॉलम्स में करना है स्पेसिफाइड टेबल्स में। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम एंड वैल्यूज, और इस तरह से वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अब जैसे कि आपके पास यहाँ पे रोल नंबर नेम क्लास सेक्शन 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, मान लो मुझे रोल नंबर की वैल्यू देनी है और नेम की देनी है, क्लास और सेक्शन में नहीं देना चाहती, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, इंसर्ट इनटू stu1, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, कॉलम का नाम लिख दोगे। सपोज मैंने लिख दिया रोल नंबर कॉमा नेम लिख दिया, और यहाँ पे आप लिख दो वैल्यूज। सपोज मैंने रोल नंबर दे दिया 3 और नेम दे दिया सिमरन। ठीक है, अब यहाँ पे आई हैव नॉट प्रोवाइडेड द नेम ऑफ द कॉलम दैट इज क्लास एंड सेक्शन, और मैंने उसकी वैल्यूज भी नहीं दी है। तो उस केस में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अगर हम किसी की वैल्यू नहीं देते हैं तो वो नल लेके चलता है। अब आपको इसमें सेलेक्ट कमांड लगानी है और देन यू हैव टू चेक। तो आप यहाँ देखो क्लास और सेक्शन के प्लेस पे क्या आ गया, नल आ गया। अगर मैं इनकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू देती तो उस केस में डिफॉल्ट वैल्यू आती। अब वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है वो हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, अगर लेकिन आप अगर कोई और वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में वहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप नल वैल्यू को खुद से भी इंसर्ट, मैन्युअली भी इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम देखो क्या होता है, यहाँ पे हम गए स्पेसिफाइड कॉलम में हमने डेटा को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इफ अ कॉलम इज नॉट स्पेसिफाइड इट विल आइदर हैव डिफॉल्ट वैल्यू और अदरवाइज नल वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू अभी दी नहीं थी। डिफॉल्ट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो तब एंटर होती है अगर आप उस पर्टिकुलर कॉलम की कोई वैल्यू खुद से एंटर नहीं कराते। ठीक है, और अगर डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं दी है तो उसमें क्या जाता है, नल वैल्यू जाती है। इसके बाद है इंसर्टिंग द नल वैल्यू। अब नल वैल्यू हम डायरेक्टली खुद भी दे सकते हैं इन द स्पेसिफाइड कॉलम ऑफ द टेबल। अगेन हमने क्या करना है, इंसर्ट इनटू टेबल ने कॉलम का नाम देना है, वैल्यू देनी है, और जहां पे नल वैल्यू देनी है वहां पे NULL राइट डाउन कर देना है, आइदर इन कैपिटल और इन स्मॉल और इन सेंटेंस केस, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करना है। सपोज मैंने लिखा इंसर्ट इनटू stu1, और यहाँ पे सपोज मुझे रोल नंबर की वैल्यू नहीं देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन गिव रोल नंबर कॉमा नेम। सपोज मैं यहीं पे दे देती हूँ, कॉलम के नाम नहीं देती हूँ, सिंपली लिख देती हूँ। सपोज रोल नंबर को मैंने कर दिया नल और नेम कर दिया सपोज हीना, और क्लास कर दी सपोज 12, और यहाँ पे भी सेक्शन के प्लेस पे लिख दिया नल। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, ओके वैल्यूज नहीं लिखा हमने यहाँ पे, वैल्यूज। ठीक है, अब इस केस में जब आप सेलेक्ट स्टेटमेंट दोगे तो क्या होगा, इस केस में आपके पास देखो रोल नंबर के प्लेस पे नल आ गया और आपका सेक्शन के प्लेस पे नल आ चुका है। ये हमने मैनुअली दिया है। और अगर आप यहाँ पे कॉलम का नाम स्पेसिफाई नहीं करते हो, ना ही उसकी वैल्यू देते हो, तब उस केस में वहां पे नल आता है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ, और अगर आप नल दे रहे हो ना तो ध्यान रखना कि आपको उसमें कोट्स नहीं लगाने। टेक्सचुअल वैल्यू है तो उसमें आप कोट्स नहीं लगाएंगे अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग द डेट्स। अब MySQL में हम डेट्स भी इंसर्ट करा सकते हैं। कोई ऐसा कॉलम जो होता है जिसका जो, जैसे मान लो मैंने एक कॉलम ले लिया डेट ऑफ बर्थ, DOB करके ले लिया, तो उसका डेटा टाइप आप इंटीजर नहीं लोगे। डेट में वैसे तो नंबर्स हैं, लेकिन वहाँ पे जो डेटा टाइप जाएगा वो डेट जाएगा, DATE डेट, हमने डेटा टाइप में पढ़ा था। ठीक है, तो किस फॉर्मेट में होती है, YY दैट इज ईयर मंथ एंड डेट एंड क्लोज इन द सिंगल कोट्स, इस तरह से जाता है। जैसे इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1, इस तरह से कॉलम गया, फिर उसकी वैल्यू जाएगी। अब देखो कैसे इसमें इंसर्ट करना है। अब हमने जो इसमें लिया है ना, कॉलम के नाम लिए, किसी का डेटा टाइप हमने डेट नहीं लिया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉलम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब वो कैसे ऐड किया, वो कमांड हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं उसको यूज कर रही हूँ। वो कमांड होती है हमारी ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल्स टू 1 ऐड, सपोज मैंने कह दिया DOB और उसका डेटा टाइप ले लिया डेट। ठीक है, अब यहाँ से कर दो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stu1। इस केस में जो डेट ऑफ बर्थ है, अभी उसमें सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, नल आ रही हैं। ठीक है, तो अब मान लो मुझे इसमें वैल्यू डालनी है,
तो अब देखो ऑलरेडी मैं यहाँ पे 1, 2 और 3 और नल रोल नंबर की वैल्यूज डाल चुकी हूँ। तो इंसर्ट तो जब कराते हैं तो पूरी की पूरी रो इंसर्ट होती है, लेकिन सिर्फ एक कॉलम का अगर आपको डेटा देना हो तो वहाँ पे हमारी कमांड लगती है अपडेट कमांड। इसको भी हम आगे दोबारा से पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। तो हमने इसे इस तरह से लिखना होता है अपडेट इनटू स्टू1, अपडेट स्टू1 सेट डीओबी इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है रोल नंबर 1 की। तो सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया, सपोज मैं सबकी दे देती हूँ, डीओबी इक्वल्स टू सपोज 1999 हाइफन 04 हाइफन 06, 04 मंथ है और 06 डेट है, और इसको कोट्स में डाला एंड सिंगल सेमी कॉलन लाइक दिस। तो जब आपने इस तरह से दिया ना तो सबकी डेट ऑफ बर्थ ये होगी। तब आपको डिस्प्ले कराना है तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको देखो डेट जो है वो इस तरह से जा रही है, पहले हमारा हो गया ईयर के 4 डिजिट्स, देन मंथ के 2 डिजिट्स और देन आपके डेट के 2 डिजिट्स। इस तरह से आप इसमें डेट ऑफ बर्थ देते हैं विद द हेल्प ऑफ द दिस डेट डेटा टाइप, ठीक है। और 4 डिजिट ईयर के, 2 मंथ के और 2 डेट के, ठीक है। इसके बाद है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड अभी हमने यूज करी है। अगर सारे के सारे कॉलम्स आपको इंसर्ट कराने हैं, सॉरी डिस्प्ले कराने हैं, तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। इट इज यूज टू रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, स्टार का मतलब आपको सारे के सारे कॉलम्स चाहिए, जैसे अभी हमने यूज किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू1, ठीक है। अब सेलेक्ट कमांड में अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम्स रिट्रीव कराने हैं, जैसे कि आपको सारे 4 के 4 कॉलम्स नहीं चाहिए, रोल नंबर नेम क्लास सेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ रोल नंबर और क्लास चाहिए, तो सेलेक्ट कॉलम का नाम कोमा से सेपरेट करोगे फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे रोल नंबर नेम क्लास सेक्शन डीओ भी है, तो सपोज मैंने कह दिया सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा, सपोज यहाँ पे कह दिया क्लास, फिर आ गया हमारा फ्रॉम कीवर्ड और टेबल का नाम क्या है स्टू1। तो इस केस में क्या हुआ, रोल नंबर और क्लास आ गए और उसके अंदर हमारे नाम आ गए। इस तरह से रोल नंबर और क्लास, इस तरह से वैल्यूज आ चुकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट कमांड में रिट्रीविंग ऑल डेटा। अच्छा देखो, जो आप स्टार यूज करते हो उसी की तरह आप वहाँ पे ऑल भी यूज कर सकते हो, उससे वो सारी रोज आपको दे देगा, इवन जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो भी, ठीक है। कैसे करना है, सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम टेबल। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेलेक्ट, यहाँ पे कर दिया ऑल, और यहाँ पे आपने क्या किया, कॉलम का नाम दे दिया। सपोज यहाँ पे मेरे पास क्लास मैंने दे दिया, क्लास में मेरे पास क्या है 12, 11 नल और 12 है, और 12 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे एंटर करेंगे तो सारी वैल्यूज आपको दे रहा है, डुप्लीकेट वैल्यूज भी, सारी वैल्यूज, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी में लगा दूँ सेलेक्ट, यहाँ पे कर दिया हमने डिस्टिंक्ट, ऑल के प्लेस पे क्या लिख दिया, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टू1। तो यहाँ पे क्लास में देखो क्या है 12, 11, 12 2 बार 12 आ रहा है, तो उसको ये सिर्फ एक बार लेगा। तो जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे ना तो 12, 11 और नल इस तरह से आएगा, 2 बार 12 एक बार आया, 11 एक बार आया और नल आपका एक बार आया, 12, 11 नल, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने करना है द यूज ऑफ द ऑल और द डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ठीक है। ये था नॉन डुप्लीकेटेड डेटा के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है, और वैसे आपको डुप्लीकेटेड डेटा भी चाहिए, मीन सारा डेटा चाहिए तो ऑल कीवर्ड होता है। इनके साथ आपको कॉलम का नेम स्पेसिफाई करना होता है इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर एक हमारी चीज होती है, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज एक साथ इंसर्ट करनी है, मल्टीपल वैल्यूज मतलब मल्टीपल रोज इंसर्ट करनी है, तो आप कैसे लिखोगे। पहले तो देखो हमारे पास जो कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू1, 4 रोज है मेरे पास, हमने लिखा इंसर्ट इनटू स्टू1 वैल्यूज, यहाँ ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मेरे पास सपोज रोल नंबर 4 दे दिया और नेम दे दिया नेहा और क्लास दे दी 12th और सेक्शन दे दिया बी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक और रो ली और हमने यहाँ पे रोल नंबर दे दिया 5 और नेम दे दिया किशु, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्लास दे दी 11 और ए दे दिया सेक्शन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू एट रो 1। अच्छा डेट ऑफ बर्थ नहीं दी ना हमने इसमें, तो डेट ऑफ बर्थ हमें प्रोवाइड करानी है। सपोज हमने यहाँ पे दे दिया 2000 देन 0708, ठीक है। इसको आपने कोट्स में देना है बिकॉज ये डेट है, ठीक है ना। इस तरह से आपने इसमें प्रोवाइड कराना है, इसी तरह से आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। सपोज हमने दे दिया 200907, ठीक है। इस तरह से आपने इसमें वैल्यूज प्रोवाइड करा दी। अब इसमें क्या कह रहा है, 2 रोज अफेक्टेड,
तो हमने मल्टीपल रोज इसमें एंटर कराई, एक हमने ये वाली रो एंटर कराई जिसमें 4 नेहा 12B और ये डेट ऑफ बर्थ है, और एक में 5 कीशु 11A और ये डेट ऑफ बर्थ है। तो आपने क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू स्टू1 वैल्यूज वैसे ही लिखना है, और बाकी डेटा आपने ब्रैकेट्स में कॉमा से सेपरेट करके लिखना है। अब आपको चेक करने की क्या डेटा इसमें डाला है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 कर दो, ये आपके पास ये नीचे की 2 रोज का डेटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप मल्टीपल रोज को इंसर्ट कमांड से इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट चीज विच इज द डिफरेंट एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, कॉलम अलाइज कैसे बनाते हैं, क्वेरी के आउटपुट में टेक्स्ट लानी हो तो कैसे लाते हैं, वेयर क्लॉज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ हाउ टू परफॉर्म द कैलकुलेशन इन MySQL। तो उसके लिए आपको सिंपली सेलेक्ट स्टेटमेंट देनी है, और जो भी आप कैलकुलेशन करवाना चाहते हो ना वो आपने लिखनी है। जैसे सेलेक्ट 1 + 6, आपके पास आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो आपके पास आंसर किस तरह से आएगा, यहाँ एक टेबल बनेगी इस तरह से 1 + 6 और नीचे आ जाएगा 7, एंड दिस विल बी एनक्लोज्ड इन अ टेबल लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला दे सकते हो, 3.14 × 6 × 6, इस तरह से आप दे सकते हो। और ये कर डेट जो होता है वो आपको करंट डेट देता है। ठीक है, एक बार हम इस तरह से प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि किस टाइप से आपका वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो MySQL में जाते हैं, हमने सिंपली लिखा सेलेक्ट 4 + 3, 2 लिख दिया। तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया, 4 + 2 = 6। हमने लिखा सेलेक्ट कर डेट, तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, करंट डेट आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आज जो डेट है दैट इज 2024 1 अप्रैल। ठीक है ना, इस तरह से आपके पास ये डेट आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है कॉलम अलाइज। अलाइज का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव नेम। तो मान लीजिए आपको आउटपुट में कॉलम्स को कोई डिफरेंट नेम देना है, तो आप वो कॉलम अलाइज की हेल्प से कर सकते हैं। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम जो आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है एज अलाइज नेम। मान लो मेरे पास है रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, DOB। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो सेक्शन वाला है उसको मैंने क्या कर दिया, SECTION। तो सेलेक्ट सेक एज सेक्शन फ्रॉम टेबल का नाम। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से आपको लिखना है सेलेक्ट, सपोज मुझे सेक्शन लेना है, सेक एज सेक्शन फ्रॉम टेबल का नाम है stu1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारी वैल्यू सेक के अंदर थी ना, AB 2 × null BA, वो इस तरह से आपके पास आ गई। ठीक है, इसमें आपको सारा डेटा लेना है। सपोज मैंने लिखा हेडिंग, यहाँ पे क्या आ रही है, सेक्शन आ रही है, SEC नहीं आ रहा जो आपकी ऊपर आ रही थी। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stu1। आपको स्पेसिफाई करने पड़ेगा कॉलम का नाम, जैसे कि मुझे सपोज मैंने रोल नंबर तो एज इट इज ले लिया, नेम भी एज इट इज ले लिया। अब क्लास नहीं लेनी, सिर्फ यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ लेना है। तो डेट ऑफ बर्थ को सपोज मैंने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ मेरे ऑलरेडी किस नेम से प्रेजेंट है, DOB के नेम से प्रेजेंट है। हमने कहा DOB एज डेट OB। ठीक है, फ्रॉम stu1। इस तरह से आप दोगे तो देखो रोल नंबर और नेम तो एज इट इज आ रही है जैसे आपने दिया हुआ है, लेकिन DOB की जगह क्या आ गया, डेट OB। इस तरह से आप कॉलम का अलाइज नेम यानी कि ऑल्टरनेटिव नेम आप दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पुटिंग टेक्स्ट इन द क्वेरी आउटपुट। आउटपुट में अगर हमें टेक्स्ट लाना हो, जैसे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कॉलम का नाम जो भी आपने टेक्स्ट क्वेरी में लाना है फ्रॉम टेबल का नाम। जैसे सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम गेट्स मार्क्स, जो भी उसके मार्क्स हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखें तो मैंने लिखा सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम हैज। अब हैज सेक्शन को हम उसमें कोट्स में लिख देंगे, हैज सेक्शन सेक फ्रॉम stu1। ठीक है, और ये जो आप लिखोगे ना इसको आपने कोट्स में डालना है। ये हमने लिखा हैज सेक्शन कोट्स में आया, कॉमा दिस एंड दिस। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, रोल नंबर और नेम आ रहा है एज इट इज जैसे हमारे पास था टेबल में। अब हैज सेक्शन जो है वो पूरा इसके साथ आएगा। 1 रिया हैज सेक्शन A, 2 रोहन हैज सेक्शन B। तो हमने अपने आउटपुट के अंदर टेक्स्ट को ऐड ऑन कर दिया। इस तरह से हम टेक्स्ट को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, वेयर क्लॉज। अब वेयर मतलब जहाँ पे हमारी कंडीशन यूज हो रही है, जैसे कि इसके अंदर मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, तो उस केस में कंडीशन के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। और इसे हम कहाँ यूज करेंगे, सेलेक्ट कमांड के साथ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू दिस। अब इस केस में आपको ये करना कैसे है,
जैसे कि मान लो आपके पास ये टेबल है, सपोज हम पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट ही ले लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू1, ठीक है। तो हमारे पास ये टेबल आई। अब 12 क्लास में मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू1 वेयर, कॉलम का नेम देख लो क्या है, कॉलम का नाम है क्लास, तो यहाँ पे देख लिखो क्लास इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एंट्रीज आ गई इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास 3 एंट्रीज आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम डिफरेंट ऑपरेटर्स के ऊपर भी एसक्यूएल के अंदर काम कर सकते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो रिलेशन बताते हैं ऑपरेंड्स के बीच में, जैसे कि इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू। इनको हम यूज कैसे करते हैं, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास, ये जो साइन है ना, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज ऑफ नॉट इक्वल टू, ये जो यहाँ पे साइन है, ठीक है। एक नॉट इक्वल टू हम ऐसे भी लिखते हैं और एक ये वाला भी होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका काम क्या है। इसका काम नॉट इक्वल टू का होता है। तो क्लास 9 में जो बच्चे नहीं है, वे क्लास नॉट इक्वल टू 9, वो वाले दिखाएगा जो 9th क्लास में नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप इस तरह से ले सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पे हमने इसका यूज किया, ठीक है। अब देखो कैसे इसके अंदर यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है रोल नंबर 4 से मुझे कम वाले स्टूडेंट्स की डिटेल्स चेक करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू1 वेयर रोल नंबर, अब कैसे लिखा हुआ है, RNO, वेयर रोल नंबर लेस देन, सपोज 3 से कम वाले, 4 से कम वाले लेने हैं हमें, तो हमने लिख दिया दिस वन। तो हमारे पास 1 2 3 रोल नंबर का डेटा आ गया, ठीक है। और नॉट इक्वल टू भी कर सकते हो, हमने यहाँ पे लिख दिया वेयर रोल नंबर लेस देन 4 था, तो हम कह देते हैं वेयर क्लास नॉट इक्वल टू 12। अब मुझे 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, तो नॉट इक्वल टू आप ऐसे भी ले सकते हो और आप वैसे भी लिख सकते हो। तो देखो क्लास 11 वाले स्टूडेंट्स आ गए इसमें, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना जो नल वैल्यूज है ना वो नहीं लेगा, जैसे कहीं आप सोचो कि इसमें नल वैल्यूज भी लेगा, तो नल वैल्यूज नहीं लेगा इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर क्लास नॉट इक्वल टू 12। तो दोनों के जो आंसर है ना वो हमारे सेम आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। आप कोई भी इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू कुछ भी यूज कर सकते हो। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे होते हैं 3, और, एंड और नॉट। और का जो सिंबल होता है ये पाइप सिंबल, एंड इस तरह से और नॉट इस तरह से। अब ये काम कैसे करते हैं, जिसमें मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 9 और क्लास इक्वल्स टू 10। तो अगर मेरे पास टेबल के अंदर क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं या क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे वो दिखा देगा। सपोज क्लास 9 के हैं, 10 के नहीं है, तो 9 वाले दिखा दिए, 9 के नहीं है 10 के हैं तो सिर्फ 10 वाले दिखा दिए, और दोनों के हैं तो दोनों दिखा दिए। और अगर इसी में इस तरह से हम सिंबल लगा दें, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये और ये सिंबल एक ही बात है, आउटपुट दोनों का सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास एंड। ये और इसने क्या डिस्प्ले कराया, दोनों में से जो भी हैं या दोनों हैं तो वो, ठीक है। एंड सिर्फ वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराएगा जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, जैसे कि क्लास 9 के भी स्टूडेंट्स हो उसके अंदर और क्लास 10 के भी हो, मतलब दोनों अगर एग्जिस्ट करते हैं तो दिखाएगा, सिर्फ दोनों में से एक क्लास के एग्जिस्ट करते हैं तो हमें आउटपुट नहीं देगा। और जो नॉट होता है वो हमें रिकॉर्ड्स का रिवर्स, मतलब कंडीशन का रिवर्स देता है। जैसे मैंने लिखा वेयर क्लास नॉट 9, वेयर नॉट क्लास 9, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या हो जाता है, उसको छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स दिखाता है, ठीक है। अब देखो पहले इसको कैसे सॉल्व करना है, एंड और नॉट करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू1, सिंपल हमने टेबल चेक कर लिया, टेबल में हमारे क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब हमने लिखा हमें क्या चाहिए, और कंडीशन हमने लगानी है, या तो क्लास ये हो या ये हो, किसी के भी ऊपर आप लगा सकते हो। सपोज मैंने कह दिया रोल नंबर 2 और रोल नंबर 5, ठीक है। सपोज ले लिया रोल नंबर 2 और रोल नंबर 7 ले लेते हैं, 7 इसमें नहीं है ना, तो हमने लिखते हैं 2 और 7। तो हमने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू1 वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 2 और रोल नंबर इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 वाला दिखाया क्योंकि 7 वाला तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें इसको और के प्लेस में ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास आउटपुट आएगा, इस केस में आई विल नॉट गेट एनी आउटपुट, बिकॉज इस केस में क्या हो रहा है, रोल नंबर 2 वाला डेटा तो है लेकिन 7 वाला रिकॉर्ड नहीं है। तो एंड के लिए दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए तभी आउटपुट आएगा, नहीं तो आपके पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे नॉट है। तो मैं अगर कह दूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू1 वेयर नॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 1, तो इस तरह से आपको दिखा देगा, 1 को छोड़ के बाकी सारे दिखा देगा, ठीक है। तो नॉट जब किसी भी कॉलम के आगे लगता है तो उस कंडीशन को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज आपको दिखा देता है। तो ये आप किसी भी कॉलम पे लगा सकते हो, हमने रोल नंबर पे लगाया, आप किसी पे भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, अच्छा इसमें आप सिंबल भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपने देखा और के लिए आपका ये वाला सिंबल होता है इस तरह से, ये वाला, और एंड के लिए आपका ये वाला होता है,
ठीक है। और नॉट के लिए आपने पीछे देखा ही था, ये जो हमारे सिंबल्स हैं, ये नॉट का ये वाला सिंबल जो आपने यहाँ पे चेकआउट किया, ठीक है, ये हमने अभी यूज भी किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं अपने स्केलर एक्सप्रेशन पे। तो स्केलर एक्सप्रेशन पे देखो क्या है, स्केलर एक्सप्रेशन का मतलब है जहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन वहां पे हम कॉलम के नेम को साथ में यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा सेलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर प्लस 20 फ्रॉम स्टूडेंट, तो नेम तो एज इट इज आएगा लेकिन जो रोल नंबर है उसमें 20 वैल्यू ऐड हो गया है। ठीक है, तो रोल नंबर इंक्रीज हो गया आपका 20 से। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है आपने, जैसे कि यहाँ पे आपके पास डेटा है, तो सपोज मैं क्लास में 10 इंक्रीज कर देती हूँ, तो हमने क्या कहा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, सेलेक्ट स्टार के प्लेस पे क्या कर देंगे, सपोज मैंने कहा रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा क्लास प्लस 10 फ्रॉम स्टूडेंट 1। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सबकी क्लासेस 10 बढ़ गई, 12 वाली बढ़ के 22 हो गई, 11 वाली बढ़ के 21 हो गई, और जो नल थी वो नल ही रही। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि नल जो है वो 0 है तो 0 में कुछ ऐड हो जाएगा, नो, जो नल है वो नल रहेगा चाहे उसमें कितना भी ऐड हो। ठीक है, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद कंडीशंस आती हैं बेस्ड ऑन द रेंज, इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर ना हमें क्या देता है, रेंज ऑफ वैल्यूज देता है जो उस रेंज के अंदर आती हैं और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को लेके चलता है। जैसे कि इसने लिखा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 40 एंड 100, तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 और 100 के बीच में है, या 40 है या 100 है या उसके बीच में है, उस सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हमें देगा। ठीक है, और इसी के जैसा होता है हमारा नॉट बिटवीन, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब देखो मैंने दोबारा से यहाँ पे ले लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, तो ये डेटा आ गया। तो देखो जो आप कैलकुलेशन करते हो ना वो टेबल में से एक्सट्रैक्ट करके देता है, लेकिन ओरिजिनल टेबल हमारी सेम रहती है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें देखो सपोज मैंने इसमें मुझे क्या चाहिए, बिटवीन एक रेंज में चाहिए, तो मैंने कहा सपोज 1 से लेके 3 की रेंज में मुझे डेटा चाहिए, मतलब सारा रिकॉर्ड चाहिए, तो रोल नंबर 1 का आएगा, 3 का आएगा और उसके बीच में जो लाई करता है वो आएगा। ठीक है, चलो मैं 1 से 4 ले लेती हूँ, तो 1 और 4 आएंगे और बीच के 2 और 3 भी आएंगे। तो हमने क्या कहा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू1 वेयर रोल नंबर बिटवीन 1 एंड 4, तो इस केस में 1 से लेके 4 तक का डेटा आएगा। 1 लोअर लिमिट है वो भी आया, 4 अपर लिमिट है वो रिकॉर्ड भी आया, और बीच का डेटा 2 एंड 3 आपका वो भी आएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे नॉट बिटवीन कर दें तो क्या होगा, वेयर रोल नंबर नॉट बिटवीन 1 एंड 4, तो जो अभी मेरे पास वैल्यूज आई है ना उनको छोड़ के जो वैल्यू बचेगी वो आएगी। तो एक तो हमारे पास क्या है, नल वैल्यू है, और एक हमारे पास क्या है, 5 है, लेकिन इसमें नल वाले को नहीं लेगा, ये आपने ध्यान रखना है, ये नल वाले को कंसीडर नहीं करेगा, ये सिर्फ 5 को कंसीडर करेगा। 1 एंड 4 के बीच में 2 और 3 लाई कर रहा है, नल तो लाई नहीं करता, तो सिर्फ 5 वाले को लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये थी हमारी कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज, जिसमें हमारा बिटवीन ऑपरेटर आता है और नॉट बिटवीन आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नॉट बिटवीन, रिवर्स ऑफ बिटवीन, अभी हमने देखा। तो इसने हमें क्या दिया, सिर्फ 5 रोल नंबर का डेटा दिया। इसके बाद है कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट, लिस्ट के बेसिस पे भी कंडीशन होती है। इसमें 2 ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन। जैसे जो वैल्यू आपकी उस कॉलम के अंदर मैच करेगी वो वाले रिकॉर्ड्स दिखा देगा, और नॉट इन में जो वैल्यू मैच नहीं करेगी वो आ जाएगा। जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इन नेहा और स्नेहा, जहां पे नेम नेहा और स्नेहा, जहां पे नेम नेहा और स्नेहा है वो आपको शो कर देगा, और जहां पे नेम आपके, अगर आप नॉट इन ऑपरेटर लगाते हो वहां पे वो रोज देता है जो मैच नहीं करती। जैसे मैंने कह दिया नेम नॉट इन नेहा कोमा स्नेहा, तो नेहा और स्नेहा को छोड़ के बाकी रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा। जैसे देखो कैसे है, सपोज यहाँ पे मेरे पास है रिया और रोहन, सपोज मुझे ये वाले रिकॉर्ड्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू1 वेयर नेम इन, यहाँ से दे दिया रिया कोमा रोहन। ठीक है, ये हमने डेटा दे दिया, तो देखो रिया और रोहन का डेटा आ गया। अब सेम कमांड में अगर लगाऊं और यहाँ पे इफ आई पुट नॉट लगा दिया इनसे पहले, तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिया और रोहन को छोड़ के बाकी सारे 4 रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके सामने उसने दिखा दिए। ठीक है, तो इन और नॉट इन हमारे इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं कंडीशन बेस्ड ऑन द लिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स कंडीशन बेस्ड ऑन द पैटर्न मैचेस। अब किसी पैटर्न को मैच करके अगर हमें रोज को सेलेक्ट करना हो तो वहाँ पे हमारे पास कॉलम्स के अंदर वाइल्ड कार्ड पैटर्न्स होते हैं, जो कि हमने 2 पढ़े हैं, वन इज द परसेंटेज एंड सेकंड इज द अंडरस्कोर। जो परसेंटेज हम लगाते हैं ना ये मैच करता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और जो हम अंडरस्कोर लगाते हैं वो मैच करता है एक्जैक्टली 1 कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 4 अंडरस्कोर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि एक्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग होनी चाहिए,
और अगर आपके पास यहाँ पे अंडरस्कोर है, जैसे सॉरी परसेंटेज है, जैसे कि यहाँ पे SAN परसेंटेज, तो हमारी स्ट्रिंग SAN से स्टार्ट होनी चाहिए और परसेंटेज का मतलब उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक R%, तो इसका मतलब क्या है कि नेम जो है वो R से स्टार्ट हो, लेकिन उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और जब आप लाइक और नॉट लाइक ऑपरेटर का यूज करते हो ना, तो यहाँ कोट्स आपको लगाने जरूरी है, अदरवाइज आपको एरर शो करेगा। अब इसी में आपके पास एक नॉट लाइक ऑपरेटर आता है, उन रोज को सेलेक्ट करता है जो स्पेसिफाइड पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स को मैच नहीं करते। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम नॉट लाइक R% ना, तो जिनका नेम R से स्टार्ट नहीं हो रहा वो आपको शो कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जो आपका ये यहाँ पे टेबल है, ठीक है, इसके अंदर R से 2 नेम स्टार्ट हो रहे हैं, रिया और रोहन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू1 वेयर नेम लाइक कोट्स में लगाया R%, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, रिया और रोहन आ गए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नॉट लाइक कर दोगे वेयर नेम नॉट लाइक, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, बाकी के नेम्स हमारे पास आ जाएंगे, बाकी के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लाइक और नॉट लाइक ऑपरेटर का यूज करना है। अच्छा, इसके अंदर आप अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो, अभी हमने परसेंटेज का यूज किया। सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए कि सपोज मैंने यहाँ पे कह दिया कि H से स्टार्ट हो रहा और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हो, या फिर मुझे यहाँ पे 4 कैरेक्टर वाले नेम लेने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर नेम, सपोज हम कह देते हैं लाइक, ठीक है, और हम यहाँ पे सिंपल 4 अंडरस्कोर दे देते हैं 1 2 3 4। तो ये हमें कौन कौन से देगा, जिनमें 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एक रिया में 4 कैरेक्टर्स हैं और नेहा में 4 कैरेक्टर्स हैं, तो ऐसे आप दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपने पैटर्न मैचिंग का यूज करना है विद द हेल्प ऑफ द लाइक एंड द नॉट लाइक ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, सर्चिंग फॉर द नल वैल्यू। मान लो मुझे अपने किसी कॉलम में नल वैल्यू सर्च करनी है, तो उसके लिए आई हैव व्हिच ऑपरेटर हियर, आई एम हैविंग द इज नल ऑपरेटर। और जैसे आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज नल, तो जहां पे भी क्लास कॉलम में नल वैल्यू होगी वो आपको शो कर देगा। और अगर आपने लिखा इज नॉट नल, तो उस केस में जहां पे भी आपकी वैल्यूज नल नहीं है, यानी कि नल के अलावा कोई वैल्यू है, वो आपको शो कर देगा। अगर मैंने कहा क्लास इज नॉट नल, तो वहां पे जो भी वैल्यू है 12 11 9 10 जो भी वैल्यू है वो आपको शो कर देगा, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू1 वेयर क्लास इज नल, ठीक है, ऐसे दे दिया। तो क्लास जिसकी नल है, सिमरन की है, तो उसने पूरा रिकॉर्ड दिखा दिया। ऐसे ही आप किसी और कॉलम पे भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया वेयर रोल नंबर इज नल, तो इसने क्या किया, जहां पे रोल नंबर नल है वो आपको डेटा दिखा दिया। और अगर यहाँ पे मैं इज नॉट लगा दूं, तो नल वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी डिटेल्स आपको दिखा देगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, नल रिकॉर्ड नहीं आ रहा, ऐसा रिकॉर्ड जिसमें रोल नंबर नल था वो हमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में, ऑल्टर और अपडेट कमांड, डिलीट एंड ड्रॉप कमांड एंड एग्रीगेट फंक्शंस। सबसे पहले हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज है, इसे हम यूज करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, अगर हमें अपना आउटपुट किसी भी कॉलम के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए हो तो, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो हमारा ऑर्डर होता है दैट इज अ असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा रहता है, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम, तो मेरे टेबल में जो कॉलम का नाम है, जो नेम है, उसके अंदर मेरे जितने भी नेम्स आएंगे ना वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग मेरा बाकी डेटा भी आएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम ASC इस तरह से लिखवा भी सकते हैं, अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो भी असेंडिंग ऑर्डर में आता है, अगर आप ASC लिख देते हो तब भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में आता है। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप क्या लिखोगे, DESC। देखो ध्यान रखना, एक DESC के बाद टेबल का नेम जो कमांड होती है ना, उस टेबल के स्ट्रक्चर के लिए होती है, फील्ड कौन सी है, डेटा टाइप कौन सा है, ये सब। लेकिन जो ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद कॉलम के बाद जो DESC लगता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है, ठीक है। और इसमें आप एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर भी ये वाला क्लॉज लगा सकते हो, जैसे कि ऑर्डर बाय इस पे लगाया नेम पे असेंडिंग ऑर्डर में और क्लास पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मल्टीपल कॉलम्स पे भी हम इस क्लॉज को लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ, तो यहाँ पे जो मेरे नेम्स हैं अभी वो इस तरह से ऑर्डर में नहीं, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू1 वेयर, वेयर हटा देंगे हमें क्योंकि ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करना है, तो हम कहेंगे ऑर्डर बाय नेम, सिंपली लिखा नेम, तो जो भी हमारा डेटा है ना वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, पहले HKNRRS इस तरह से। और अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इसके बाद आप DESC लगा दो, ठीक है। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया डेटा, और जो डेटा हमारा चेंज हो रहा है, जैसे कि सबसे पहले हीना आया था, तो हीना की जो रोल नंबर था वो नल था, फिर किशु है इसका रोल नंबर 5 था, तो इस तरह से आपको डेटा शो कर दिया, ठीक है।
और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमने DESC कीवर्ड का यूज किया। और अगर आप यहाँ ASC भी लिखोगे ना तो भी आपका क्या आएगा, इट विल कम इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं ऑर्डर बाय नेम सपोज ASC, ठीक है, नेम तो असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं और क्लास हमने किस में करनी है, डिसेंडिंग में। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ हमारी क्या आ रही है, नेम्स हमारे असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है ना, और क्लास हमारी कैसे आ रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। 12 11 12 12 11 नल। अब देखो अगर आप नेम असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो 12 इसकी क्लास है और कीशु की जो क्लास है वो 11 है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 12 12 पहले आना चाहिए, लेकिन नेम को भी तो देखेगा ना, पहले नेम को असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी क्लास होती है वो आपको शो करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑल्टर कमांड। अभी ऑल्टर कमांड जो है वो हमारी DDL कमांड है। ये चीज ध्यान रखना कि जो भी आपकी DDL कमांड है ना, हमने जो पढ़ी थी CAD कैड कमांड, CAD क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप, जब भी इन कमांड का हम यूज करते हैं तो इन कमांड के बाद जैसे क्रिएट लिखा तो यहाँ पे टेबल जरूर लिखना है। एक तो होता है सिर्फ टेबल का नेम लिखा, लेकिन टेबल लिख के फिर टेबल का नाम, ऐसे ही ऑल्टर लिख के फिर टेबल लिखना है, फिर टेबल का नाम लिखना है। ऐसे ही जब ड्रॉप कमांड यूज करोगे तो टेबल लिख के और टेबल का नाम लिखना है, ऐसे याद रखना है इसको। लेकिन जो DML कमांड होती है, इंसर्ट डिलीट अपडेट सेलेक्ट, उसमें आपको नहीं करना पड़ता। अब ऑल्टर कमांड क्या करती है, एग्जिस्टिंग टेबल की डेफिनेशन को चेंज करने के लिए यूज करते हैं, या तो किसी कॉलम को ऐड करना हो या रिमूव करना हो, या किसी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना हो, या किसी कॉलम के नेम को चेंज करना हो, या फिर कोई इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अगर हमें ऐड करना है। तो इन 4 केसेस में हम ऑल्टर कमांड को यूज करेंगे। अब देखो वन बाय वन समझते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहला है अगर हमें कॉलम को ऐड या डिलीट करना है तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम उसका डेटा टाइप, जैसे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड मार्क्स फ्लोट 4,2। अब ये 4,2 का क्या मतलब है कि इसमें टोटल मेरे 4 डिजिट होंगे और डेसिमल के बाद 2 होंगे। 4 जो आगे वाला नंबर है वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बताएगा, और जो कोमा करके सेकंड नंबर है वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे ना वो बताएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम जाते हैं MySQL पे, तो हमने यहाँ लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, stu1, ठीक है। मुझे ऐड करना है एक मार्क्स नाम का कॉलम, तो ऐड मार्क्स, सपोज मुझे इंटीजर टाइप का ऐड करना है, ये दे दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाओगे ना तो आपको यहाँ पे शो कर देगा इस तरह से, मार्क्स नाम का कॉलम बन गया और इसमें सारी वैल्यूज के आगे नल आ गई, ठीक है। अब मुझे मान लो इसी कॉलम को डिलीट करना है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑल्टर टेबल stu1 और फिर क्या कहेंगे, ड्रॉप मार्क्स। कॉलम को डिलीट कराना है तो ड्रॉप कमांड लगा दी। इस केस में हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stu1, और यहाँ से हमारा जो मार्क्स वाला कॉलम है ना वो डिलीट हो गया। तो ऐड कराना है कॉलम तो ऐड कमांड होगी, और डिलीट कराना है तो ड्रॉप कमांड होगी, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट यूज क्या है हमारा, मॉडिफाई कॉलम। कॉलम को अगर मॉडिफाई करना है यानी कि उसके डेटा टाइप को आपको चेंज करना है, तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए हमें मॉडिफाई कीवर्ड का यूज करना है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम इतना तो आपको पता लिखना ही है, मॉडिफाई जिस कॉलम को आपने चेंज करना है, फिर न्यू कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप, ठीक है। जैसे कि ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई मार्क्स 6,2। जैसे कि मुझे यहाँ पे करना है, सपोज मुझे इसके डेटा टाइप को चेंज करना है, क्लास को फ्लोट करना है, तो हमने क्या लिखा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई, क्लास को मैंने लिया हुआ है इंटीजर डेटा टाइप, तो मैंने ले लिया फ्लोट और मैंने ले लिया 4,2, यानी कि टोटल डिजिट्स 4 होने चाहिए और डेसिमल के बाद 2 होने चाहिए। मॉडिफाई फ्लोट लिख दिया। मॉडिफाई के बाद कॉलम का नेम लिखना था, मॉडिफाई कॉलम का नाम क्या है, क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप करोगे ये हो गया, 6 रोज इफेक्ट हो गई। अब एक बार इसको सेलेक्ट कमांड से आप चेक कर लो, तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रही है ना, 12 का हो गया 12.00, 11.00, नल नल ही रहेगा, इस तरह से ये चेंज हो गया, ठीक है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज न्यूमेरिक में तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन आप कैर को अगर इंटीजर करना चाहो तो वो चेंज नहीं हो पाएगा, या इंटीजर को कैर करना चाहो वो चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेटा का अपना टाइप है, उस टाइप की आप वैल्यू एंटर कर चुके हो, तो ऐसे चेंजेस आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। अंडरस्टूड दिस थिंग। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा चेंज द नेम ऑफ द कॉलम। मान लो मुझे किसी कॉलम के नेम को परमानेंटली चेंज करना है। एक तो होता है कॉलम का अलाइस बनाना है, यानी कि आउटपुट के अंदर उस कॉलम का जो नाम है वो अलग से बन के आए, लेकिन ओरिजिनल टेबल में वो सेम रहे। लेकिन अब होता है कि हमने कॉलम के नेम को चेंज ही कर देना है परमानेंटली, तब भी ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ये तो लिखना ही है, चेंज पुराने कॉलम का नेम, फिर न्यू कॉलम का नेम और फिर उसका डेटा टाइप। जैसे कि ऑल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज मार्क्स, मार्क्स को चेंज करके कर दिया मार्क्स _1 और उसका डेटा टाइप दे दिया।
जैसे कि आप यहाँ पे देखो, सपोज मेरे पास यहाँ पे है नेम है, तो मैंने करना है एस नेम। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल्स टू 1, और क्या करना है, हमें चेंज करना है। तो हम कहेंगे चेंज, क्या नाम है, नेम, किस में चेंज करना है, एस नेम में चेंज करना है। और डेटा टाइप सपोज मैं इसका दे देती हूँ वैर कैर, और उसका हमने साइज दे दिया सपोज 5, 5 नहीं ज़्यादा दे देते हैं, सपोज 10 दे दिया। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर क्या आ गया, 6 रोज अफेक्टेड। अब इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा, आप चेक करोगे तो सेम का सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो हेडिंग दिया ना, कॉलम की हेडिंग, सिर्फ वो चेंज हुआ, यहाँ नेम था या एस नेम हो गया, डेटा पे ज़्यादा आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने ये वाला किया, चेंज द नेम ऑफ द कॉलम। और हमने क्या पढ़ा था, कोई इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अगर ऐड करना हो तो वो भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपडेट कमांड। ठीक है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब है, जैसे मान लो मुझे रोल नंबर को बनाना है प्राइमरी की, कंस्ट्रेंट क्या होता है, किसी भी कॉलम के ऊपर अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हो तो वो आप करते हो विद द हेल्प ऑफ द दिस थिंग, दैट इज योर ऑल्टर कमांड। अभी कंस्ट्रेंट आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ऑल्टर टेबल्स टू 1, अब सपोज मुझे इसके अंदर प्राइमरी की बनाना है रोल नंबर को, तो मैंने कहा ऐड रोल नंबर, ऐड प्राइमरी की, और ब्रैकेट में नाम दे दिया कॉलम का, दैट इज रोल नंबर। एरर, एरर, अच्छा एरर इसलिए क्यों आ रहा है, क्योंकि रोल नंबर में मैंने एक वैल्यू नल ली हुई है, और अगर किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना है ना तो उसमें वैल्यू नल नहीं आनी चाहिए। अब देखो मैं किसको बना सकती हूँ, नेम में मैंने सारी जो वैल्यूज हैं वो सारी डिफरेंट ली हैं, और क्लास में मैंने रिपीटेड वैल्यू ले ली, इसलिए इसको नहीं बना सकते प्राइमरी की। सेक्शन में भी कुछ रिपीटेड वैल्यूज हैं, इसको भी नहीं ले सकते। सपोज मैं नेम को बना देती हूँ, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ऐड प्राइमरी की, यहाँ कर देते हैं नेम। ठीक है, नेम डजंट एग्जिस्ट इन द टेबल। अच्छा, हमने अब इसका नेम चेंज किया था, तो ध्यान रखना इसका नाम है एस नेम, तो यहाँ पे हम करेंगे एस नेम। इसमें देखो क्या हो गया, 0 रोज अफेक्टेड। ठीक है, प्राइमरी की बन गया। अब कैसे चेक होगा कि ये प्राइमरी की है या नहीं है, तो आप यहाँ से करो DESC, और टेबल का नाम आपका है टू 1। तो इस केस में देखो, जब रोल नंबर आपने किया, टाइप इन नल यस, और सॉरी एस नेम की बात कर रहे हैं, नल नो एंड की इज द प्राइमरी की। ठीक है, अब ऐसे आपने कंस्ट्रेंट ऐड करना है, और कोई कंस्ट्रेंट आप हटा भी सकते हो, जैसे कि मैंने कहा ऑल्टर टेबल्स टू 1, और सिंपली यहाँ पे लिख दिया ड्रॉप प्राइमरी की। तो इस केस में क्या होगा, ये प्राइमरी की आपकी हट जाएगी। तो अब दोबारा से इसको चेक करो, DESC टू 1 करो, तो इसमें जो आपका एस नेम है उसमें नल में नो तो आ रहा है, लेकिन ये की प्राइमरी की आपकी नहीं है, प्राइमरी की इसमें आगे नाम नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें नल वैल्यूज डल जाएंगी जब आप डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके ऊपर काम किया। ठीक है, अब आप कोई और कंस्ट्रेंट अगर इसमें ऐड ऑन करना चाहते हो तो आपने सिंपली करना है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और आपने उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है और कंस्ट्रेंट का नाम लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसमें काम करना है। ठीक है, अब आती है हमारी अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का की हेल्प से हम टेबल के अंदर डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि जो हमने DOB कॉलम लिया था, उसमें हमने DOB जो दी वो सबके लिए आ गई, लेकिन मान लो मुझे सिर्फ एक के लिए चाहिए, या मुझे ऑलरेडी एंटर्ड डेटा में चेंज करना है, मान लो 12th क्लास को 10th क्लास करना है, तो वो भी हम किस कमांड से करेंगे, अपडेट कमांड से। देखो इंसर्ट और अपडेट में थोड़ा सा फर्क होता है। इंसर्ट और अपडेट में ये पूरी रो को ऐड कराता है, फुल रो, और एक जो अपडेट कमांड होती है ना, वो उसकी हेल्प से हम बीच में से एक रो में से कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। चेंजेस इन वैल्यू इन अ रो, इस तरह से वो चेंज करता है। ठीक है, तो डेटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं, कैसे देते हैं, अपडेट टेबल का नाम, सेट जो भी जिस कॉलम की आपको वैल्यू रखनी है, और फिर उसकी कंडीशन दे देंगे। जैसे मैंने लिखा अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल के अंदर नेम सेट करना है जिया, किसका, जिसका रोल नंबर 4 है। लेकिन अगर आप मान लो ये वेयर कंडीशन नहीं देते ना, तो सबका नेम जिया हो जाएगा, पहले चाहे कुछ भी हो, सबका नेम वहां पे जिया हो जाएगा। तो अपडेट कमांड जब आप देते हो तो वेयर कंडीशन साथ में दे देना बेटर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन भी इसी टाइप के आते हैं। अब देखो इसके अंदर हमने कैसे किया, सपोज मुझे क्लास 10 को करना है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स को की क्लास को 10 करना है। सबसे पहले हम आपको शो कर देते हैं कि डेटा क्या है एग्जैक्टली इसमें, ये है। अब 12 वालों को 10 करना है, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टू 1, अपडेट करना है ना, तो अपडेट लिखेंगे, अपडेट टेबल का नाम क्या है, टू 1। ठीक है, इस टेबल को अपडेट करो, सेट क्लास इक्वल्स टू 10.00 वेयर क्लास इक्वल्स टू 12.00।
ठीक है, अब जैसे ही आप इसमें 3 रोज इफेक्ट हुई, जैसे ही आप चेक करोगे 3 जगह पे 12 था हमारा, दिस एंड दिस, हीना, नेहा एंड रिया, इसका अब क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, आया समझ में? इस तरह से आपकी वैल्यूज इसमें अपडेट होगी। आप कुछ और भी अपडेट कर सकते हो, जैसे मैंने कहा अपडेट stu1 सेट सेक्शन इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे सेक्शन कर देते हैं सी। ठीक है, किसका सेक्शन सी लेना है? जैसे हीना का सेक्शन है वो सी करना है, वहां पे ये कर देते हैं वेयर नेम इक्वल्स टू हीना, नेम इक्वल्स टू हीना। ठीक है, तो जैसे ही हम ये करेंगे उस केस में क्या आ जाएगा, दोबारा से लिखते हैं ये कमांड। देखो इस तरह से हमने लिखा सेलेक्ट अपडेट्स टू 1 सेट सेक्शन इज इक्वल टू सी वेयर एस नेम इज इक्वल टू हीना। तो अब इस केस में ये क्या कह रहा है, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। तो अगर आपको चेक करना है तो आपको सिंपली क्या कमांड देनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stu1। तो इसमें देखो ये हीना की जो सेक्शन था वो पहले क्या था, नल था, अब वो चेंज होकर क्या हो गया, सी। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसके बाद हमने किया अपडेट कमांड हमारी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड की हेल्प से हम टेबल में से रोज को डिलीट कर सकते हैं। तो रोज को डिलीट करने के लिए क्या है, क्या हम सारी रो डिलीट कर सकते हैं या एक रो डिलीट कर सकते हैं? हम सारी भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। अगर सिंपली ये कमांड देते हो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आप कमांड देते हो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और आपने कोई यहाँ पे कंडीशन पास कर दी, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जो सेटिस्फाई करती है ना वो डिलीट हो जाएंगी। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट किया तो पूरी टेबल डिलीट, और डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर लेस देन 3 किया तो 1 और 2 रोल नंबर का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से गए हम डिलीट कमांड को हम यूज करेंगे। सपोज मुझे रोल नंबर 5 और 4 के डेटा को डिलीट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम stu1 वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन 3, ये लिख सकते हैं। तो अब देखो अगर आप करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stu1 तो आपके पास क्या आ गया, 1 2 3 और नल रोल नंबर का डेटा आ गया। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम stu1 करेंगे तो सारा का सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। हमने कहा डिलीट फ्रॉम stu1, तो इस केस में क्या हुआ, क्वेरी होके 4 रोज अफेक्टेड। अब अगर आप यहाँ से करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stu1 तो यहाँ मेरे पास एम्प्टी सेट आ रहा है क्योंकि सारा का सारा डेटा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। लेकिन क्या इस टेबल का नाम अभी है इसके अंदर? आप करो यूज एस जो आपने करा हुआ है, आपने लिखा शो टेबल्स, तो उस केस में क्या होगा, इस टेबल का जो नाम है ना stu1 नाम अभी दिखाएगा और उसके अंदर डेटा सारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब डिलीट कमांड के बाद हमारी क्या होती है, ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का काम भी डिलीट करना होता है, लेकिन ये एक ही बार में पूरे के पूरे टेबल के रोज और कॉलम्स को भी डिलीट कर देगा और डेटाबेस में से टेबल के नाम को भी हटा देगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ड्रॉप टेबल और उस टेबल का नाम दे दूं तो उस केस में मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास अभी टेबल का नाम तो शो कर रहा है, अगर मैं यहाँ से कह दूँ ड्रॉप, ड्रॉप कैसी कमांड है हमारी, डीडीएल कमांड है, तो टेबल लिखना पड़ेगा stu1। तो इस केस में क्या हुआ, क्वेरी होके 0 रोज अफेक्टेड। अब चेक करो, अब कमांड लिखो शो टेबल्स। शो टेबल्स कमांड लिखी, अब आपको क्या शो कर रहा है, एम्प्टी सेट, इसका नाम भी शो नहीं कर रहा। तो कंटेंट तो हम पहले डिलीट कर चुके थे, नाम भी डिलीट हो गया, लेकिन ड्रॉप कमांड डायरेक्टली यूज करोगे तो कंटेंट और नाम दोनों इकट्ठे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर काम करते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल। अब सबसे पहले इसके अंदर फंक्शन आता है एवरेज फंक्शन, एवीजी। तो गिवन डेटा का एवरेज फाइंड आउट करता है, तो सेलेक्ट एवरेज कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल का नाम। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सम फंक्शन, सम फाइंड आउट करता है गिवन कॉलम के डेटा का, एंड आपको उसमें कॉलम का नेम स्पेसिफाई करना है। अब ध्यान रखना, ये जो सम एवरेज जो भी फंक्शंस पढ़ रहे हो जो न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करेंगे, ऐसे कॉलम जिसके अंदर हमारे इंटीजर वैल्यूज हो या फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज हो, तो ऐसा कोई कॉलम हम ऐड नहीं करा सकते। मतलब अगर हम कमांड में कोई ऐसा कॉलम दे देते हैं जिसमें कैरेक्टर वैल्यूज है, वहां पे तो आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। मैक्स मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा उस कॉलम की, मिन जो है वो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा उस कॉलम की। ठीक है, और हमारा जो काउंट स्टार है, चलो पहले उनको देखते हैं फिर काउंट स्टार पे आएंगे। ठीक है, अब सपोज यहाँ से हम कर लेते हैं यूज s1। ठीक है, यहाँ कर देते हैं शो टेबल्स, क्योंकि ये वाली टेबल को हम क्या कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं। शो टेबल्स हमने किया, इससे हमें टेबल को शो कर दिया। बुक 1 नाम की टेबल है, हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक 1। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास ये डेटा आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर बुक नंबर है, बुक नेम है और बुक आईडी है। मान लीजिए मुझे एवरेज करना है बी आई डी का, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एवरेज, ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिखो बी आई डी फ्रॉम बुक 1।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 101.5000, 101 और 102 का ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज आ गया। हेडिंग देखो कैसे आ रही है, एवरेज PID। इसी का अगर हम सम करना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसका सम आ गया। इसी तरह से आप इसमें से मैक्स वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। सम के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, मैक्स लिख दिया, और यहाँ से हमारा आंसर आ गया। और इसी तरह से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से करना है। अब इसके अलावा आपने इसमें क्या करना है, आप इसके अंदर कॉलम का नेम चेंज करके देखो। जैसे मैंने BID के प्लेस पे कर दिया बी नेम, और बी नेम में सारा डेटा कैसा है, टेक्सचुअल डेटा है, तो क्या ये हमें आउटपुट दे पाएगा या इसमें कोई एरर आएगा? तो यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज वाले फंक्शन है ना, तो न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास काउंट स्टार फंक्शन है, तो हमने लिखा सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम बुक 1, हमने लिखा काउंट स्टार। तो ये आपको क्या देगा कि आपके टेबल में जितने भी रोज है ना, वो आपको रिटर्न करके दे देगा। काउंट स्टार इसने 8 दिया, तो ये देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक 1, देखो इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज है। अगर मान लो किसी में डुप्लीकेट वैल्यू है, जैसे 2 बार मैथ्स आ रहा है या 2 बार केमिस्ट्री आ रहा है, तो सबको काउंट करेगा। ठीक है, और एक आपका दूसरा फंक्शन होता है काउंट फंक्शन। तो काउंट स्टार तो क्या करता है, नंबर ऑफ रोज इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट एंड द नल वैल्यूज। ठीक है, काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। और काउंट फंक्शन जो होता है ना, वो किसी पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू को देखता है, उसमें नल वैल्यूज नहीं लेके चलता। सेलेक्ट काउंट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नाम। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, सपोज मैंने लिया बुक नेम को काउंट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेलेक्ट काउंट बुक नेम फ्रॉम बुक 1। तो मेरे पास यहाँ पे बुक नेम में कौन कौन से आ रहे हैं, नल वैल्यूज को छोड़ के आपको काउंट करके दिखाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जब आप चेक करोगे ना, तो देखो इसके अंदर नल वैल्यू छोड़ दी, तो टोटल हमारी कितनी थी, 8 थी। तो यहाँ पे आगे पाइथन इंग्लिश 3 बार मैथ्स, तो यहाँ पे आगे आपका 1 2 3 4 5 और 2 बार केमिस्ट्री 7 हो गया। ठीक है, वो डुप्लीकेट वैल्यूज कब नहीं लेता, डिस्टिंक्ट के केस में नहीं लेता। ठीक है, नल वैल्यू छोड़ दी, बाकी इसने ले ली, तो आंसर आपका क्या आ गया, 7 आ गया। आया समझ में? So now we are going to learn about the group by clause, having clause, equijoin, natural join and some constraints. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास group by clause है स्टूडेंट्स। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, उन रिकॉर्ड्स को, उन रोज को कंबाइन करता है जिनमें आइडेंटिकल वैल्यूज होती हैं एक पर्टिकुलर कॉलम में। ठीक है, जैसे कि एक मेरे पास क्लास नाम का कॉलम है, उसमें 12th क्लास के भी स्टूडेंट्स और 11th क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको कंबाइन करने के लिए शो। ठीक है, और एक समरी की फॉर्म में हर ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट शो करता है। जैसे कि मैंने लिखा सेलेक्ट कॉलम का नाम कॉमा काउंट स्टार, या कोई भी आप एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हो, फ्रॉम टेबल का नाम, एंड फिर हमने लिखा ग्रुप बाय कॉलम का नेम। जो आप इसमें ले रहे हो ना, लाइक आपने सिलेक्ट कॉलम का नाम लिया, वो तो आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप बाय कॉलम का नेम जो आप ले रहे हो, जैसे आप यहाँ पे अगर क्लास ले रहे हो, तो वो क्लास आपके सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद भी आप लिख लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब इसको आप प्रैक्टिकली देखो हम कैसे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये 2 टेबल्स हैं, बुक 1 और स्टूडेंट, इन द डेटाबेस S2 के S1 के अंदर। ठीक है, तो मुझे इस पे ग्रुप बाय क्लॉज लगाना है। अब क्लास में देखो आइडेंटिकल वैल्यूज हैं, 2 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 2 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा क्लास, और एक हमने इसमें दे दिया काउंट स्टार, बिकॉज बिना एग्रीगेट फंक्शन के ना आपको इसमें डिफरेंस नहीं पता लगेगा। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, और हमने कह दिया ग्रुप बाय, ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें वो कॉलम लेना है जिसके अंदर आइडेंटिकल वैल्यूज है, सेम वैल्यूज है, तो क्लास में हमें दिख रही है। तो इसमें देखो 12th क्लास के 2 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे ये दिखा रहा है। अगर देखो मैं यहाँ पे ये रोल नंबर नेम और क्लास नहीं लेती, ठीक है, सिर्फ काउंट स्टार लिया और क्लास ले लिया, तो सिंपली 2 कॉलम आते कि 12th में 2 स्टूडेंट्स है और 11th में 2 स्टूडेंट है। अब रोल नंबर में है तो 2 स्टूडेंट, ये लेकिन ये मेरे को रोहित का रिकॉर्ड दिखा रहा है, और 11th में मुझे प्रिया का रिकॉर्ड दिखा रहा है, क्योंकि वो टॉप पे है। ठीक है, तो मैं सिंपली ये भी लिख सकती थी सेलेक्ट क्लास कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। तो लेकिन जो मैंने ग्रुप बाय के बाद कॉलम का नेम लिखा है ना, वो हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ भी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे ये 2 काउंट स्टार में तो शो करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक दिखा रहा है जो पहले आया है उस पर्टिकुलर क्लास का। ठीक है, अब इसमें हैविंग क्लोज का देखते हैं क्या यूज होता है। जो हैविंग क्लोज होता है ना, वो भी कंडीशन के ऊपर काम करता है, लेकिन ग्रुप की कंडीशन के ऊपर काम करता है एज कम्पेयर टू द वेयर। जो हमारा वेयर क्लोज होता है वो इंडिविजुअल रोज के ऊपर काम करता है। जैसे मैंने कह दिया वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट रोल नंबर का हमें डेटा देगा। लेकिन जो हमारा हैविंग क्लोज होता है ना, वो ग्रुप के ऊपर काम करता है, एग्रीगेट फंक्शंस के साथ हम उसे यूज कर सकते हैं।
एंड इसमें हम इस तरह से लिखते हैं सेलेक्ट कॉलम नेम काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम नेम, ग्रुप बाय तक तो एज इट इज, फिर हैविंग आपने कंडीशन लगा दी। तो काउंट स्टार की जगह आप कोई और एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैं यहाँ से रोल नंबर और नेम हटा देती हूँ, सिंपली लिख दिया सेलेक्ट क्लास कॉमा काउंट स्टार। ठीक है, अब ग्रुप बाय क्लास तक हमने समझ लिया कैसे आ रहा है, इसका देखो आउटपुट इतना आएगा, क्लास दे दिया और काउंट स्टार दे दिया। अब यही चीज में इसके साथ मुझे हैविंग लगाना है, तो हैविंग क्लास, सपोज मैंने कह दिया मेरे पास दो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एक 11th क्लास एक 12th क्लास के, तो मैंने कह दिया हैविंग क्लास ग्रेटर देन 11। तो मेरे पास यहाँ पे इसमें से भी फिल्टर होकर मेरे पास डेटा आ गया कि ग्रेटर देन 11 वाले कौन से हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, तो ये हमें आउटपुट में इसने दे दिया। ठीक है, इस तरह से हम कंडीशन लगाते हैं ग्रुप के ऊपर हैविंग क्लॉज से, जिसमें ग्रुप बाय क्लॉज पहले ऑलरेडी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ज्वाइंस। ज्वाइन एक ऐसी क्वेरी होती है जो दो या दो से ज्यादा टेबल में से रोज को ज्वाइन करके देता है। ठीक है, और इसमें फ्रॉम क्लोज के बाद हम जितने भी हमारे टेबल्स होते हैं ना उनका नाम लिखते हैं। तो ज्वाइन किया कैसे जाता है, इसमें हमारा सबसे पहला था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम अनरिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन भी बोलते हैं, बिना कंडीशन के कोई ज्वाइन है तो दोनों टेबल में से जितनी कॉन्केटिनेशन पॉसिबल हो सकती है ना वो देता है। जैसे मान लो मेरे पहले टेबल में 3 रो हैं और 4 कॉलम है, और दूसरे टेबल में 2 कॉलम है और सपोज मेरे पास 5 रो है, तो ये क्या करेगा, दोनों कॉलम्स को तो ऐड कर देगा, तो मेरे पास टोटल फाइनल के अंदर 6 कॉलम्स हो जाएंगे, और जो रोज है ना 3 और 5 वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 रोज हो जाएंगी और 6 मेरे पास कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, द रिजल्ट सेट विल हैव द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ बोथ द टेबल्स, रोज मल्टीप्लाई हो जाएंगी और कॉलम्स क्या क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसको करना कैसे है, आप इसके लिए ऐसे लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2, जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया स्टूडेंट कॉमा S1। अब देखो इसको कैसे करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है और एक बुक 1 नाम की हमारे पास टेबल है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पहले हम इसके वैल्यूज दिखा देते हैं। स्टूडेंट टेबल में 4 कॉलम है और 4 रोज है, और एक बार हम बुक 1 टेबल अपनी देख लेते हैं, इसमें 3 कॉलम है और 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज है, तो 4 + 3 7 कॉलम्स होंगे टोटल, और 4 × 8 32 रोज होंगी। क्या लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा बुक 1। तो जैसे ही हम ये करेंगे, सॉरी, सेलेक्ट स्टार 8 के प्लेस पे यहाँ पे आ जाएगा स्टार, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास कॉलम्स आ गए, और यहाँ पे हमारे पास जो 32 रोज है ना वो आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद क्या हुआ, इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन वो होता है जहाँ पे कॉलम्स को कंपेयर करते हैं, एंड वहाँ पे ये जो हम लिखते हैं ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, या जो भी हमारे टेबल्स में उनका नाम लिखते हैं, उसके सामने हम एक वेयर क्लॉज लगा देते हैं। जब आप इक्वी ज्वाइन करते हो ना, तो आपके दोनों टेबल में एक 2 टेबल जो आप ले रहे हो वो ऐसे होने चाहिए जो आपस में लिंक्ड हो, और लिंक करने के लिए हमें फॉरेन की बनाना पड़ता है, और इसके लिए ना आपको यहाँ पे वेयर क्लॉज के साथ दोनों कॉलम के नाम लिखने पड़ेंगे विद द नेम ऑफ द टेबल। कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा S1 वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू S1 डॉट रोल नंबर। अब इस चीज को हम इसमें कैसे करें, अब देखो एक बार दोबारा से देखते हैं, जो हमारी टेबल है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या क्या कॉलम है, रोल नंबर, नेम, क्लास और BID, और दूसरी हमारी जो टेबल है वो कौन सी है, बुक 1 है, इसमें कौन कौन से कॉलम है हमारे पास, B नंबर, बुक नेम और BID, दोनों में कॉमन कॉलम है बुक ID। ठीक है, और दोनों की बुक ID में क्या क्या वैल्यू है, इसमें 101 102 103, 2 बार 101 है, और इसमें 101 और 102 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा बुक 1, और फिर हम यहाँ पे लिखे वेयर, वेयर कंडीशन लगा दी, पहले टेबल का नाम है स्टूडेंट, अब इसका एक अलाइस नेम ले लेते हैं S, मतलब स्टूडेंट जो है वो S से रिप्रेजेंट हो रहा है, और वेयर स्टूडेंट, अच्छा अभी इसको लिखते हैं डॉट क्या है हमारे पास, BID इक्वल्स टू बुक 1 डॉट BID। ठीक है, दोनों की BID जहाँ पे मैच करें वो रिकॉर्ड चाहिए। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, वेयर कंडीशन नहीं लगाई थी, तो हमारे पास 32 रोज आ गई थी, लेकिन यहाँ पे मैच करके आ रही है 101 और 102 वाली, देख रहे हो, 103 दोनों में नहीं है, तो सिर्फ 101 और 102 जहाँ मैच हो रही है ना वो वाली आ रही है। 1 रोहित 12 101, ये रोहित का हो गया, फिर यहाँ से आ गया आपका प्रिया का, और फिर यहाँ से आपका आ गया मोहित का। ठीक है ना, ये हो गया आपका इक्वी ज्वाइन। अब इक्वी ज्वाइन में जो दोनों में कॉमन कॉलम है, इसमें भी BID है, इसमें भी BID है, तो यहाँ पे भी आपको शो करेगा और यहाँ पे भी शो करेगा।
लेकिन यही चीज जब आप नेचुरल ज्वाइन करोगे ना उसमें शो नहीं करेगा, उसमें सिर्फ एक बार शो करेगा। तो आपने वहां पे क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा बुक 1, सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन, और यहाँ लिख दिया हमने बुक 1। ठीक है, तो इस केस में देखो बी आई डी सिर्फ आपको यहाँ शो कर रहा है। वैसे तो हमारे टोटल 7 कॉलम्स बन रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे दोनों में से दोनों को एक बार लिया है बी आई डी में, बी आई डी को दोनों टेबल में से सिर्फ एक बार लिया है, तो बी आई डी जो एक बार आएगी, बाकी हमारे पास 5 हो गए, टोटल 6 कॉलम्स आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेचुरल ज्वाइन, जहाँ पे आपके पास आइडेंटिकल कॉलम एक बार आता है, और इक्वी ज्वाइन जहाँ पे आइडेंटिकल कॉलम दोनों बार आता है। ठीक है, और इसमें आप कंडीशन लगाते हो वेयर की, नेचुरल ज्वाइन में आप कंडीशन वेयर की नहीं लगाते। ठीक है, अपने आप ही समझ जाता है। एक्चुअली जो नेचुरल ज्वाइन है ना वो टाइप ऑफ इक्वी ज्वाइन। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद एक होता है टेबल अलाइज का कंसेप्ट, इसको देखते हैं। अच्छा, एक बार देखो इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस वन, तो यहाँ पे मान लो आप स्टार नहीं ले रहे, सारे कॉलम्स नहीं ले रहे, तो आप सपोज ऐसा कॉलम ले रहे हो जो दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो वैल्यूज आपको कौन से टेबल में से लेनी। मान लो स्टूडेंट और S1 टेबल में दोनों में रोल नंबर है और मुझे रोल नंबर चाहिए, तो अगर मैं सिंपली लिखूंगी ना सेलेक्ट RN, तो एरर आएगा। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से टेबल में से चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टूडेंट कॉमा RN, तो इसको पता लग रहा है कि जो रोल नंबर की वैल्यूज है वो स्टूडेंट टेबल में से पिक करनी है। ठीक है, अब एक जो अलग कंसेप्ट है दैट इज टेबल अलाइज, यानी कि टेबल का आपको अगर अल्टरनेटिव नेम देना है, जैसे हमने कॉलम का दिया था, तो हमने क्या दिया, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट ST S1 S, तो ST स्टूडेंट का अल्टरनेटिव नेम हो गया और S जो है वो S1 का अल्टरनेटिव नेम हो गया, और ये आपने कंडीशन लगा दी इक्वी ज्वाइन। ठीक है, इसको देखो कैसे समझते हैं। हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सपोज मैंने कह दिया S कॉमा बुक B, तो इस केस में क्या करेगा, S1 डॉट बुक डज नॉट एग्जिस्ट, बुक 1 था, स्टूडेंट S और बुक 1। ठीक है, तो इस केस में तो मुझे 32 की 32 रोज इसने दिखा दी, कंडीशन लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट आ जाएगा, लेकिन इस केस में जो S और B है वो उसके ऑल्टरनेटिव नेम बन चुके। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका नेचुरल ज्वाइन। अभी हम पढ़ चुके हैं, आइडेंटिकल कॉलम सिर्फ एक बार शो करता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पहले टेबल का नेम, नेचुरल ज्वाइन दूसरे टेबल का। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारा है स्टूडेंट्स कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट क्या है, कंडीशन और चेक जो हम किसी कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स पे लगाते हैं। ठीक है, इससे हमारी जो डेटा इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहती है, यानी कि डेटा हमारा एक्यूरेट रहता है, कोई मिस्टेक नहीं होती उससे, इससे हम कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट है हमारा यूनिक, प्राइमरी, नॉट नल, डिफॉल्ट, चेक और फॉरेन की कंस्ट्रेंट। वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहला हमारा कंस्ट्रेंट है यूनिक कंस्ट्रेंट। अगर किसी कॉलम पे आप यूनिक कंस्ट्रेंट लगा रहे हो, इसका मतलब उस कॉलम में उस वो जो वैल्यू है वो सेम नहीं जा सकती, किसी की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जा सकती। जैसे कि एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट किया, ई कोड, ई नेम, डेजिग्नेशन, 3 वैल्यूज मैंने ले ली, दैट इज 3 कॉलम के नेम हमने ले लिए। अब 3 कॉलम के नेम जब आपने लिए तो इस केस में ई कोड को आपने यूनिक सेट कर दिया, यानी कि अब जो एम्प्लॉय का कोड आप एंटर करोगे ना उसमें सारी वैल्यूज आपकी कैसी जाएंगी, यूनिक जाएंगी, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जा सकती, नल जा सकती है। फिर नेक्स्ट हमारा है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का ये मतलब होता है कि उस कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू एम्प्टी नहीं रह सकती, नल नहीं रह सकती और डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं हो सकती। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो ई नेम है ना, ई नेम जो है हमारा उसको प्राइमरी की बना दिया, तो सारे एम्प्लॉयज का नेम अलग अलग होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। फिर हमारा होता है नॉट नल कंस्ट्रेंट, नाम से ही पता लग रहा है, नॉट नल का मतलब उसके अंदर नल वैल्यू नहीं हो सकती, अगर आपने डालने की कोशिश की एरर आ जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट तब काम करता है अगर आपने किसी भी कॉलम की वैल्यू नहीं डाली है तो बाय डिफॉल्ट वो उस वैल्यू को लेके चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया डेजिग्नेशन varchar, ठीक है, और डिफॉल्ट दे दिया क्लर्क। अगर मान लो मैं किसी भी एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन नहीं देती हूँ तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है दैट विल बी टेकन एज क्लर्क। ठीक है, फिर होता है हमारा चेक कंस्ट्रेंट जो लिमिट करता है कि कितनी वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉलम में जा सकती है। अब इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। हमने टेबल क्रिएट किया, इसके अंदर हमने सैलरी ले ली, एक कॉलम सैलरी लिया और हमने कहा चेक सैलरी ग्रेटर देन 20,000, और मान लो कहीं पे भी हमने किसी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से कम डालने का ट्राई किया तो वहां पे आपको क्या शो कर देगा, एरर शो कर देगा। ठीक है, और फिर आपका होता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। जब भी हमें आपस में दो टेबल्स को लिंक करना होता है तो दोनों टेबल में कॉमन फील्ड होना चाहिए, कॉमन फील्ड से होता है वो। ठीक है, एंड इट इज डन यूजिंग द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की, और ये प्राइमरी की और फॉरेन की से होता है। तो अभी हमने देखा प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पे फॉरेन की बनानी। कैसे, सपोज आपने जॉब नाम का टेबल क्रिएट किया, इसमें जॉब आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और ई कोड है।
अब जो इससे पहले जो आपने टेबल बनाया था वो था आपका एम्प्लॉय टेबल, उसमें भी ई कोड था, और इसमें आपने क्या लिख दिया, फॉरेन की ई कोड, इसमें भी ई कोड है उसमें भी ई कोड था, इसकी फॉरेन की ई कोड है, किसको रेफरेंस कर रही है, एम्प्लॉय टेबल की ई कोड, ऐसे आपने इसको करना, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये काम करता है, ये फॉरेन की होता है। अब हम एक बार यहाँ से ना वो देख लेते हैं, सारे के सारे हमारे कंस्ट्रेंट्स लगा के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हम इस पे आए, कौन कौन से हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, यूनिक, प्राइमरी की, डिफॉल्ट और चेक, ठीक है। हम टेबल बनाते हैं एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। इसके अंदर हमने ले ली ई आई डी इंटीजर, इसको हमने बना दिया प्राइमरी की, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा हमने क्या किया, एम्प्लॉय नेम ले लिया, इसको ले लिया हमने कैर 10 और इसको हमने यूनिक सेट कर दिया, UNIQUE, यूनिक सेट कर दिया, यानी कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जा सकती, नल वैल्यू जा सकती है। फिर हमने नेक्स्ट ले लिया सपोज डेजिग्नेशन, और इसमें हमने दे दिया कैर 15, और इसके हम डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कि अगर मैं इसमें कोई वैल्यू ना डालूं तो ये बाय डिफॉल्ट क्या ले ले, क्लर्क ले ले, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक और ले ली सैलरी, और ये ले ली इन टाइप की, और इसमें हमने कौन सा कंस्ट्रेंट लगा दिया, चेक, चेक सैलरी ग्रेटर देन 20,000, ठीक है। नॉट नल हो गया, नॉट नल रहता है। फिर हमने एक और लिया, सपोज हमने ले लिया सैलरी हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, ई आई डी हो गया, और नॉट नल रहता है तो इसमें हम क्या देते हैं, एम्प्लॉय कोड, ठीक है। इन टाइप का ले लिया, और यहाँ हमने इसको कर दिया नॉट नल। नॉट नल का क्या मतलब है, इसमें नल वैल्यू ना आए, डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है। देखो प्राइमरी की जो बनाते हैं ना उसमें यूनिक वैल्यूज भी होती है, नल वैल्यूज भी नहीं होती, लेकिन अगर सिर्फ यूनिक ले रहे हो तो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होगी, नल वैल्यू हो सकती है, और सिर्फ नॉट नल ले रहे हो तो नल वैल्यूज नहीं होगी, डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। हमने ऐसे टेबल बना दिया और इस तरह से हमने इसको क्रिएट कर दिया। अब आप इसको चेक कर लो, DESC, और हमने चेक कर लिया, हमारे टेबल का नाम है EMP, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। EID ई नेम, अब देखो यहाँ पे बताया हुआ डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्लर्क है, यहाँ पे नल नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ इंसर्ट इनटू, क्या नाम है टेबल का, एम्प्लॉय है, तो EMP वैल्यूज, पहली मैंने वैल्यू डाली, सपोज इसका ID डाल दी 101, ठीक है। ई नेम डाल दिया राहुल, और मैंने कहा कि इसको यूनिक रखना है, ठीक है। डेजिग्नेशन मैंने डाल दी यहाँ पे मैनेजर, ठीक है। उसके बाद सैलरी डाल दी सपोज 30,000, और हमने यहाँ पे कोड डाल दिया E111, ठीक है। तो ये इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया सारी अननोन कॉलम E111, ई कोड मैंने इंट टाइप का लिया था, मैंने वैल्यू डाल दी E111, गलत हो गया, तो सिर्फ 111 डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कैरी ओके इफेक्ट, 1 रो अफेक्टेड, हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने EID को प्राइमरी की माना है ना, तो हम सपोज 101 वाला रिकॉर्ड एक बार और ऐड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सपोज मैं यही रिकॉर्ड ऐड करने का ट्राई करूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर द की प्राइमरी, एरर आ गया कि आप सेम 101 EID में डाल रहे हो, लेकिन आपने इसको क्या बनाया हुआ है, प्राइमरी की बनाया हुआ है, तो एरर आ गया, ठीक है। तो ये प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट ने काम किया। अब दूसरा है हमारे पास यूनिक, ई नेम जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या लिया था, सपोज मैं यहाँ से क्या करती हूँ, 101 को कर देते हैं 102, और जो नेम है उसको राहुल ही रहने देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, डुप्लीकेट एंट्री राहुल फॉर द की एम्प्लॉय डॉट ई, क्योंकि आपने इसको यूनिक मानना था और आप सेम एंट्री दे रहे हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, अब हमारे पास तीसरा है डेजिग्नेशन, डिफॉल्ट वैल्यू हमें इसकी क्लर्क लेनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो चलो पहले हम सैलरी को देख लेते हैं, सैलरी को यहाँ से कर देते हैं 10,000, और नेम को यहाँ से चेंज कर लेते हैं, नेम को कर देते हैं रिया, ठीक है। सैलरी जो है 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमने दे दी 10,000, तो ये क्या करेगा, चेक कंस्ट्रेंट इज वायलेटेड, कि चेक में आपने दिया है कि सैलरी ग्रेटर देन 20,000 होनी चाहिए, लेकिन ये तो वायलेट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एरर आ गया, ठीक है। इसके बाद है ई कोड जो है वो नॉट नल होना चाहिए, मतलब नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको दे दिया नल, और ये सैलरी हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम 40,000,
तो जैसे ही हमने ये किया तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया, ई कोड कैन नॉट बी नल आ गया ना, नॉट नल हमने लिया हुआ था। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे डेजिग्नेशन बाय डिफॉल्ट क्लर्क लेनी है, तो हमने कहा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और यहाँ पे डेजिग्नेशन का कॉलम का नाम नहीं डाला, एम्प्लॉय आईडी दे दी, नेम दे दिया। अच्छा आईडी हमें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि प्राइमरी की है, इसको हमने कर दिया 103 और नेम भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिक बना रखा है, तो हमने दे दिया रोहन और सैलरी हमने दे दी ग्रेटर देन 10,000 और यहाँ पे हमने इसको नॉट नल के प्लेस पे कोई वैल्यू प्रोवाइड करा दी, सपोज हमने इसको दे दिया 222। ठीक है, अब हम देखते हैं डेजिग्नेशन बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो अब आप यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट राहुल की तो हमने डेजिग्नेशन मैनेजर दी थी, लेकिन रोहन की हमने नहीं दी थी। यहाँ पे देखो कहीं पे भी हमने डेजिग्नेशन नहीं लिखा, यहाँ पे भी कहीं पे भी इसकी डेजिग्नेशन नहीं लिखी, तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या ले ली, क्लर्क ले ली। ठीक है, इस तरह से हमारे जो कंस्ट्रेंट्स है ना वो इसमें काम करते हैं। ठीक है, लास्ट बचा फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अब देखो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया था एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, अब मैं एक और टेबल बनाती हूँ, इसमें ई आई डी इज माई प्राइमरी। ठीक है, अब हम एक और टेबल बनाते हैं, मैंने टेबल लिया क्रिएट टेबल जॉब। ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं जे आई डी और यहाँ पे ले लिया जे नेम कॉमा ई आई डी। ठीक है, और यहाँ पे जे आई डी को हम कर देते हैं इन टाइप का और जे नेम को हम कर देते हैं कैर टाइप का और जो हमारी ई आई डी है ना उसे हम कर देते हैं, वो हमारी इंटीजर टाइप की है। दोनों टेबल के डेटा टाइप सेम होने चाहिए। ठीक है, इन टाइप की है। अब इसके अंदर जो ई आई डी है वो हमारी फॉरेन की है, उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो जैसे आपने यहाँ पे देखा फॉरेन की, ये पहले आपने ई कोड इंटीजर दिया फिर इसको ही लिखा फॉरेन की ई कोड। ठीक है, तो इसी तरह से आपने यहाँ पे लिखना है ई आई डी इंट लिखा, फिर आप लिखोगे फॉरेन की क्या है ई आई डी, किसको रेफरेंस कर रही है, रेफरेंसेस कौन से टेबल की, एम्प्लॉय टेबल की ई आई डी को। समझ गए, तो इसमें जो हमारी ई आई डी बनेगी ना जॉब वाली टेबल में वो फॉरेन की होगी। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, कुछ मिस्टेक है इसमें आई थिंक। क्रिएट टेबल जे आई डी इंट जे नेम कैट एंड ई आई डी इंट फॉरेन की ई आई डी रेफरेंसेस एम्प्लॉय टेबल की ई आई डी। ठीक है, यहाँ कॉमा नहीं था, इसको हम कॉमा यहाँ पे भी लगा देंगे, ये हमारा यहाँ पे कॉमा आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। अभी आपका बन गया। अब आप यहाँ पे ये वाली टेबल देखो DESC, आपने कौन सी टेबल बनाई है, जॉब नाम की टेबल बनाई है। तो इसमें देखो ये आपके आ रहे ना MUL। ठीक है, तो ये पॉइंट कर रहा है कि दिस इज माई फॉरेन की। समझ गए, तो ये फॉरेन की हो गई। अब जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट आपने पढ़ा था ना, तो इसमें इस केस में जो आपका एम्प्लॉय टेबल है वो आपका प्राइमरी टेबल है जिसकी प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी है, और जो जॉब टेबल है उसमें आपकी जो ई आई डी है दैट इज अ फॉरेन की। तो उसके अंदर सिर्फ ये वैल्यूज जा सकती हैं 101 या 103। ठीक है, इसके अलावा कोई वैल्यूज जो हैं वो हमारी जॉब टेबल की ई आई डी में नहीं जा सकती। और अगर आप इस प्राइमरी की में से 101 और 103 को अगर आप फॉरेन की जो आपने जॉब बनाई है उसमें भी लेते हो और देन आप अपनी प्राइमरी टेबल एम्प्लॉय में से 101 या 103 को चेंज करने या डिलीट करने की कोशिश करते हो ना, तो आपके पास क्या आता है, एरर आता है। तो वही कंसेप्ट हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का होता है, जिसको हमने प्राइमरी की, जैसे कि हमने ई आई डी को प्राइमरी की बनाया और यहाँ की जो ई आई डी थी जॉब टेबल की उसको हमने फॉरेन की बनाया, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये हमारा वन शॉट यहाँ पे खत्म होता है। सारा एसक्यूएल का हमने माई एसक्यूएल की सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, और नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस माई एसक्यूएल टॉपिक। ठीक है, अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट है प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। ठीक है, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।